गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। आज के इस ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी लोगों का एक बार फिर से हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और जो भी स्टूडेंट आज इस क्लास में जुटे हुए हैं ऑनलाइन क्लासेस में, उनको मैं यह बताना चाहता हूं कि आज का यह क्लास है आगामी जो भी प्रतियोगिता परीक्षा है उसको ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि आने वाले दिनों में एक साथ बहुत सारे प्रतियोगिता परीक्षा में आपको बैठने हैं। सबसे पहले आपको दरोगा के मुख्य परीक्षा में बैठना है, उसके बाद इंटर स्तरीय मुख्य परीक्षा में बैठना है, उसके बाद जो लोग MVI का दरोगा भरे होंगे उसमें बैठना है, उसके बाद 66वें बीपीएससी के प्रीलिम्स में बैठना है, उसके बाद अभी जो तुरंत नया दरोगा का वैकेंसी निकला है मेजर सार्जेंट का, उसकी तैयारी में भी ये काम आएगा। साथ ही साथ जो बीएड इंट्रांस टेस्ट, साथ ही साथ नेट के इंट्रांस टेस्ट, साथ ही साथ अन्य प्रतियोगिता परीक्षा के लिए आज का यह टॉपिक बड़ा ही सारगर्भित एवं महत्वपूर्ण साबित होगा। बंधुओं, आप मेरी आवाज अगर सुन रहे हैं तो आप सामने में एक पेन और एक कॉपी अवश्य रख लें, क्योंकि आज जो चीज हम बताएंगे ये 3 फेज में आज का क्लास है। सबसे पहले आज हम आपके साथ पाचन तंत्र एवं पाचन तंत्र से संबंधित एंजाइम सिस्टम जो है उसके बारे में चर्चा करेंगे। और जो प्रतियोगिता परीक्षा होता है, जो जनरल साइंस का जो टॉपिक होता है, उस टॉपिक में इस चैप्टर से क्या क्या प्रश्न आते हैं उसके बारे में कोरिलेट करके बताएंगे। सेकेंड फेज में हम आपको मानव शरीर में विभिन्न प्रकार के जो रोग होते हैं और उस रोग के लिए कौन सा मेडिकल टेस्ट होता है उसके बारे में जानकारी देंगे। और लास्ट में 30 प्रश्नों का एक क्यूज है जो जनरल साइंस का क्वेश्चन है, उसके बारे में हम आपसे पूछेंगे और आपसे हम भी रुचि देखेंगे कि जो पिछला हम पढ़ाई किए हैं आपके साथ, बहुत सारे जो पुराने स्टूडेंट जुटे हुए हैं वे अपने आप को पुराने तैयारी के बारे में भी आकलन कर लेंगे कि हमें कितना जानकारी है, और जो भूल गए हैं उसको फिर से हम ताजा करेंगे। तो हम अपनी बात को आगे रखते हैं। तो आज के जो क्लासेज हैं उस टॉपिक का नाम है डाइजेस्टिव सिस्टम एवं संबंधित एंजाइम के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। हम आगे की बातों को बढ़ाएं इसके पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि मानव के शरीर में अनेक प्रकार के तंत्र हैं, जिसमें आज का एक है डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसको हम पाचन तंत्र कहते हैं। इसी तरह प्रसंजन तंत्र है, उत्सर्जन तंत्र है, कंकाल तंत्र है, पेशी तंत्र है। इन तमाम नामों में लास्ट में एक वर्ड जुटा हुआ है जिसमें लगता है कि तंत्र। तो सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि तंत्र वास्तव में है क्या। यहाँ पर तंत्र का क्या मतलब है बंधुओं? तंत्र का मतलब होता है कि मनुष्य के शरीर में एक ही तरह के कार्यों को संपादित करने में जितने भी अंग भाग लेते हैं उन सभी अंगों के समूह को हम लोग तंत्र कहते हैं। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि जैसे हम लोग पाचन तंत्र अभी हम पढ़ रहे हैं, तो मनुष्य के भोजन पाचन तंत्र में जितने भी अंग भाग लेते हैं, जैसे सबसे पहले मुख में हम भोजन डालते हैं तो मुख हो गया, उसके बाद स्टोमक हो गया, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, डिओडेनम है, पैनक्रियाज है। ये सभी अंग आपस में मिल करके एक पार्टिकुलर फंक्शन को अंजाम दे रहे हैं और ये एक सिस्टम को बना रहे हैं। इसलिए कहा जाता है कि मनुष्य के शरीर में एक तरह के कार्यों को संपादित करने में भाग लेने वाले अंगों के समूह को हम लोग तंत्र कहते हैं। इस तरह से जो भी सिस्टम मानव शरीर में है, चाहे वह कंकाल तंत्र हो, चाहे वह पेशी तंत्र हो, चाहे वह ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम हो, तो सिस्टम का मतलब है कि उस पार्टिकुलर क्रिया में जो जो अंग भाग ले रहा है वो सभी खास करके एक तंत्र का निर्माण करते हैं। अब यहाँ पर जो चैप्टर है जिसका नाम है पाचन तंत्र, तो अब प्रश्न यह उठता है कि तंत्र तो सर आप बता दिए, तो यहाँ पर पाचन का मतलब क्या है? तो बंधुओं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मनुष्य के शरीर में जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसकी शुरुआत हम लोग मुख से करते हैं। जैसे ही हमें भूख लगती है तो कुछ खाने की इच्छा होती है, तो जब हम मुख में कोई भी पदार्थ डालते हैं, जो जटिल कार्बनिक अणु होते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण
एवं अन्य जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं। तो जब मुख में हम डालते हैं तो यहाँ पर दो तरह के फंक्शन होते हैं। एक फंक्शन क्या होता है, रासायनिक क्रिया होता है जो एंजाइम के अभिक्रिया से शुरू होता है, और दूसरा क्या होता है, मैकेनिकल फंक्शन होता है, यानी आंतरिक क्रिया होता है, जिसमें क्या होता है कि जीव और दांत की सहायता से भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है। तो इस प्रकार भोजन पचने के क्रम में जो रासायनिक और यांत्रिक क्रिया होती है, और भोजन जो जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं वो सरल कार्बनिक अणुओं में, घुलनशील अणुओं में बदल जाते हैं। इस क्रिया को हम लोग पाचन क्रिया कहते हैं। तो इस तरह से पाचन में मैकेनिकल फंक्शन और साथ ही साथ केमिकल फंक्शन दोनों साथ साथ चलता है, और विभिन्न अंगों के माध्यम से होते हुए जहां जहां से वह गुजरता है वहां वहां पर से पार्टिकुलर एक विशेष प्रकार का एंजाइम का स्राव होता है जो भोजन को पचाने में मदद करता है, और इस तरह से पाचन क्रिया का जो है कि काम शुरू होता है। तो हम इस चैप्टर के माध्यम से सबसे पहले ये जानेंगे कि भाई भोजन जब हम लोग खाते हैं तो कहां कहां से भोजन गुजरता है, और जहां जहां से ये गुजरता है वहां पर किस तरह का फंक्शन होता है, और वहां पर कौन सा एंजाइम सेक्रेट होगा, और कौन सा एंजाइम अगर सेक्रेट होगा तो किस सब्सटेंस को पचाने में मदद करेगा। जो परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं बेसिकली इसी टॉपिक से पूछा जाता है। तो आइए, जब सबसे पहले जब आप भोजन करना शुरू करते हैं तो आप अपने भोजन को मुख में डालते हैं। मुख में आप जैसे ही भोजन डालते हैं तो कहा जाता है कि भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में पहले तोड़ा जाता है, और यह जीभ और दांत की सहायता से होता है। इसी को हम लोग यांत्रिक क्रिया कहते हैं। और जैसे ही भोजन हम लोग मुख में डालते हैं तो मुख में एक लार ग्रंथि पाई जाती है जिसको सैलिवरी ग्लैंड कहते हैं। तो लार ग्रंथि से दो प्रकार के एंजाइम का सेक्रेशन होता है जो आप पढ़े ही होंगे। एक का नाम है टाइलिन और दूसरे का नाम है लाइसोजाइमा। आपको परीक्षा में यही पूछा जाएगा कि लार ग्रंथि से कौन कौन से एंजाइम का सेक्रेशन होता है। तो बंधुओं, लार ग्रंथि में जैसे ही हम अपना भोजन डालते हैं, मुख में डालते हैं, तो लार ग्रंथि से दो प्रकार के एंजाइम निकलते हैं। पहला है टाइलिन और दूसरा है लाइसोजाइमा। अब यहाँ पर प्रश्न पूछा जाता है कि टाइलिन क्या काम करेगा और लाइसोजाइमा क्या काम करेगा। तो टाइलिन का काम क्या है कि टाइलिन क्या करता है कि कार्बोहाइड्रेट का जो स्टार्च वाला रूप होता है जिसको आप मंड कहते हैं, यह स्टार्च को माल्टोज में बदलता है। यानी टाइलिन स्टार्च को माल्टोज में बदलता है। और लाइसोजाइमा क्या काम करता है, जब हम भोजन करते हैं तो भोजन के साथ बहुत सारे बैक्टीरिया वायरस भी शरीर में पहुंचने की संभावना रहती है और पहुंचती भी है। तो कहता है कि लाइसोजाइमा भोजन में पहुंचने वाले जैविक कीटाणु, वायरस, बैक्टीरिया को मार डालता है। इस प्रकार सबसे पहला जो भोजन हम लोग मुख में करते हैं तो वहां पे लार ग्रंथि से दो प्रकार के एंजाइम का सेक्रेशन होगा। पहला का नाम है टाइलिन और दूसरा का नाम है लाइसोजाइमा। टाइलिन क्या करेगा, है ना, स्टार्च को माल्टोज में बदलेगा। लाइसोजाइमा क्या करेगा, भोजन में जो कीटाणु या बैक्टीरिया पहुंचते हैं उसको मार देता है। और कहा जाता है कि भोजन का जो स्टार्च का रूप होता है बेसिकली या कार्बोहाइड्रेट का ही एक प्रकार का रूप है, उसका 30% भाग लगभग जो है कि मुख में पच जाता है। तो इस प्रकार डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर में जो सबसे पहली कड़ी है वो हम लोग मुख के माध्यम से भोजन डालते हैं। वहां पर लार ग्रंथि से दो प्रकार के एंजाइम का स्राव होता है, पहला टाइलिन और दूसरा लाइसोजाइमा। अब आगे बढ़िए, जैसे ही मुख में भोजन गया तो यहाँ पर देखिएगा कि आपका ग्रास नली होता है, ठीक है। तो ग्रास नली के माध्यम से ये यहाँ से, है ना, ये भोजन में ग्रास नली के माध्यम से सीधे भोजन क्या पहुंचता है, स्टोमक में पहुंचता है, जिसको आप लोग क्या कहते हैं, आमाशय कहते हैं। सेकेंड टर्म, ठीक है। सबसे पहले मुख में पहुंचा, मुख से ग्रास नली होते हुए वो कहां पहुंचा, आमाशय में पहुंचता है। कहां, स्टोमक में पहुंचता है। कहता है आमाशय के भीतरी दीवारों में छोटी छोटी ग्रंथियां पाई जाती है, और उन छोटी छोटी ग्रंथियों से एक प्रकार का केमिकल जूस का स्राव होता है जिसको हम लोग आमाशयिक रस कहते हैं। इसे दूसरे शब्दों में जठर रस कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, आपको परीक्षा में पूछा जाएगा
कि जठर रस का स्राव कहाँ से होता है, तो अमाशय से होता है। और यह किस प्रकार होता है, तो यह अम्लीय प्रकृति का होता है। जठर रस का पीएच मान, मोटा मोटी आप मान के चलिए कि जठर रस जो होता है इसका पीएच मान लिया जाए 1.8 तक जा सकता है, यानी 0.9 से लेकर के 1.8 तक। यह बहुत ही अम्लीय होता है। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, भोजन में क्या प्रतिक्रिया हुआ। अब जैसे ही भोजन आपका पेट में पहुंचता है, स्टोमक में पहुंचता है, तो स्टोमक में क्या होता है, आपका यहाँ के अंदरूनी भागों से जो अमाशयिक रस का स्राव होता है, जिसे आप जठर रस कहते हैं, इस जठर रस से 3 प्रकार के एंजाइम का सेक्रेशन होता है। ध्यान दीजिएगा, पहले बारे में 2 एंजाइम का सेक्रेशन हुआ, और अमाशय के भीतरी दीवारों में जो जठर रस निकलता है, उस जठर रस से 3 प्रकार के एंजाइम का सेक्रेशन होता है। पहले को कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, दूसरे को कहते हैं पेप्सिन, और तीसरे को कहते हैं रेनिन। ये परीक्षा के लिए बहुत ही मायने है। पूछेगा सीधे सीधी कि अमाशय से जो जठर रस स्रावित होता है, वहां से कौन कौन से एंजाइम का सेक्रेशन होता है, कौन सा एंजाइम निकलता है, तो पहला है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, दूसरा है पेप्सिन, और तीसरा है रेनिन। अगर बोर्ड आपका दिख रहा है तो आप ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, दूसरा है पेप्सिन, और तीसरा है रेनिन। अब प्रश्न यह उठता है कि ये तीनों काम क्या करेगा। तो ये तीनों एंजाइम है। एंजाइम का काम क्या है, भोजन को पचाने में मदद करना। एंजाइम का काम क्या है, भोजन के जटिल कार्बनिक अणु को छोटे सरल अणु में बदलना, भोजन को घुलनशील बनाना। तो ये जो तीनों एंजाइम हमारे जो अमाशय में पाए जाते हैं, अमाशय के भीतरी दीवारों से निकलने वाले जठर रस के माध्यम से जो स्रावित होते हैं, चूंकि यह बहिर्स्रावी ग्रंथि से स्रावित होता है, इसलिए ये नली के माध्यम से स्रावित होते हैं। अब देखिए ये फंक्शन क्या क्या करता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डायरेक्ट भोजन को पचाने में मदद नहीं करता है, ध्यान रखिएगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एंजाइम की क्रिया को तेज कर देता है। जैसे जो भी हमारा भोजन का पाचन होता है, चाहे वह कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे प्रोटीन हो, चाहे वसा हो, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या है कि वो एंजाइम की क्रिया को तेज करेगा, हमारे पेट में भोजन को सड़ने से बचाता है। जो आप मांस खाने वाले हैं, हड्डी जो खाते हैं, उसको वो गलाने में मदद करता है। साथ ही साथ आपको याद होना चाहिए कि यह भोजन को अम्लीय बनाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पहला काम एंजाइम की क्रिया को तेज करता है। दूसरा काम यह बेसिकली क्या करता है, यह हमारे शरीर में भोजन को अम्लीय बनाता है। तो बेसिकली ये डायरेक्ट भोजन पचाने का काम नहीं करता हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, है ना, ये केवल एक्टिविटी को फास्ट करता है। लेकिन इसके बाद जो दूसरा है पेप्सिन, है ना, पेप्सिन क्या करता है कि प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है। ये पूछेगा कि पेप्सिन किसमें परिवर्तित होगा, यह प्रश्न आता है। तो आपका 4 ऑप्शन रहेगा। तो पेप्सिन जो अमाशय के भीतरी द्वारों से स्रावित होता है, यह पेप्सिन क्या करेगा, प्रोटीन को पेप्टोन में बदलेगा, है ना। पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदलता है और प्रोटीन को पचाने में महत्वपूर्ण भाग लेता है। एक चीज हमेशा ध्यान रखना है, यहाँ पे जो चैप्टर है डाइजेस्टिव सिस्टम एंजाइम में, जिस शब्द के अंत में सीन लगा रहेगा, पेप्सिन, इरेप्सिन, ट्रिप्सिन, तो समझ जाइए कि बेसिकली वो प्रोटीन को पचाने में मदद करेगा। एक जीके का टाइप का है कि आपको नहीं याद आ रहा है तो ये अपना ध्यान रखिएगा कि जिस वर्ड के अंत में सीन लगा हुआ है, अधिकांश शब्द में वो सारा का सारा प्रोटीन को पचाने में मदद कर रहा है। जैसे यहाँ पर देखिए कि जो प्रोटीन है, यहाँ पर पेप्सिन है, तो पेप्सिन क्या कर रहा है, उसको पेप्टोन में बदल दे रहा है। अब तीसरा इसमें है रेनिन, जो आप पढ़े भी है। रेनिन क्या करता है कि जैसे ही आप दूध का कोई सामान खाते हैं, तो क्या करता है, दूध को मानव के शरीर के अंदर में, पेट में, उसको पहले वो फाड़ देता है। तो इसमें करता क्या है, बेसिकली रेनिन क्या करता है कि हमारे कहता है कि दूध में उपस्थित, है ना, कैसिनोजन, दूध में एक प्रकार का पदार्थ पाया जाता है, प्रोटीन पिगमेंट पाया जाता है, जिसका नाम है कैसिनोजन। तो कहता है रेनिन क्या करेगा कि दूध में पाए जाने वाले प्रोटीन पिगमेंट कैसिनोजन को केसिन में बदलता है। यही कारण है कि दूध का रंग सफेद होता है।
ये पूछा जाता है प्रश्न कि दूध का रंग सफेद किस प्रोटीन के कारण होता है, तो केसिन के कारण होता है। और रेनिन का काम वास्तव में क्या है, तो रेनिन जो अमाशय में पाया जाता है, जहां से स्रावित होता है, वो दूध के पदार्थ को क्या करता है, फाड़ देता है, उसे पचने लायक बनाता है, और साथ ही साथ क्या करता है कि दूध में पाए जाने वाले प्रोटीन पिगमेंट कैसिनोजन को केसिन में परिवर्तित करता है। तो इस प्रकार मानव के शरीर में जब भोजन दूसरे स्टेज में पहुंचता है, ग्रास नली से होते हुए अमाशय में, तो अमाशय के भीतरी दीवारों से जठर रस निकलता है जो अम्लीय होता है, और इस जठर रस में 3 प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। पहला हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, दूसरा पेप्सिन और तीसरा रेनिन। और इन तीनों का काम क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एंजाइम की क्रिया को तेज करता है, पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है, रेनिन दूध में पाए जाने वाले है ना प्रोटीन पिगमेंट कैसिनोजन को क्या करता है, केसिन में बदलता है। इस प्रकार हमारे शरीर में भोजन हर प्रक्रम पर कुछ ना कुछ क्या होता है, पचता जाता है। अब भोजन पचने की क्रिया में जो तीसरा स्टेज है वो है डियोडोनम। ठीक है, आप देखिएगा कि अमाशय, यहां पर एक चीज और आपको बताना चाहेंगे कि भोजन में जो अगला प्रकरण है, तो जो अमाशय में भोजन रहता है, तो अमाशय में जितने देर तक भोजन रहता है उसके लिए एक पार्टिकुलर नाम दिया गया जिसको कहता है कायम, है ना, कहता है कि कायम होता है। तो अमाशय से होते हुए अगला जो स्टेज है भोजन जहां पहुंचता है हमारे मानव के शरीर में, तो वो है पक्वाशय, जिसको हिंदी में ग्रहणी कहते हैं और पक्वाशय भी कहते हैं, और इंग्लिश में सबसे आसान है, सारगर्भित है, डियोडोनम। तो जैसे ही भोजन आपका डियोडेनम में पहुंचता है, अमाशय में पहुंचता है, तो यहाँ पर 2 एक्स्ट्रा काम होता है। यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, जैसे ही भोजन आपका अमाशय से नीचे उतरेगा तो डियोडोनम में पहुंचेगा, पक्वाशय में पहुंचेगा। यहाँ पर 2 एक्स्ट्रा फंक्शन होते हैं, कृपया ध्यान दिया जाए। अमाशय से होते हुए जब पक्वाशय में भोजन पहुंचेगा तो 2 काम क्या होगा। पहला काम यह होता है कि यकृत से पित्त रस यहाँ पर आता है, जिसको आप बाइल कहते हैं, BILE बाइल, है ना, जिसको पित्त रस कहते हैं। यहाँ पर लीवर से क्या आएगा, पित्त रस आएगा। और दूसरा यहाँ पर फंक्शन क्या होता है कि इसके ठीक बगल में पैनक्रियाज होता है, अग्नाशय होता है। तो अग्नाशय के भीतरी दीवारों से पैनक्रियाटिक जूस का सेक्रेशन होता है, अग्नाशयिक रस जिसको कहते हैं। तो पहला यहाँ पर क्या फंक्शन हुआ, पहला फंक्शन हुआ कि जैसे ही भोजन आपका पक्वाशय में पहुंचता है तो यकृत से पित्तरस आ गया, और दूसरा फंक्शन क्या होता है, अग्नाशय के भीतरी दीवारों से 3 प्रकार करके जो एंजाइम आते हैं वो भी आते हैं। तो ये एंजाइम कहां से सेक्रेट होता है, अग्नाशय के भीतरी दीवारों से जो पैनक्रियाटिक जूस निकलते हैं, जिसको अग्नाशयिक रस कहते हैं, वहां से 3 प्रकार के एंजाइम निकलते हैं, इमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन। आपको यही एंजाइम का नाम याद रखना है परीक्षा में कि कौन सा एंजाइम कहां से निकलता है और किस कार्बनिक यौगिक को वो पहुंचाने में मदद करता है। तो हमने अभी क्या बताया कि यहाँ पर 2 तरह का फंक्शन हुआ। पहला क्या हुआ कि आपका यकृत से पित्तरस आ गया, बाइल आ गया, और दूसरा क्या हुआ कि पैनक्रियाटिक जूस के माध्यम से 3 प्रकार के एंजाइम का यहाँ पर पहुंचना, जिसमें पहला का नाम है इमाइलेज, दूसरा नाम क्या है लाइपेज, तीसरा नाम क्या है ट्रिप्सिन। अब यहाँ पर पूछेगा परीक्षा में कि इमाइलेज क्या काम करेगा, लाइपेज क्या काम करेगा और ट्रिप्सिन क्या काम करेगा। तो ध्यान दिया जाए, इमाइलेज क्या करता है कि माल्टोज को शर्करा में बदलता है। आपके घर पे कोई किताब होगा तो ठीक है, साइंस का नहीं होगा तो हम धीरे धीरे बोल के लिखा दे रहे हैं, लिख भी लिखिएगा। इमाइलेज क्या करेगा, माल्टोज को शर्करा में परिवर्तित करेगा। और अगर साधारण शब्दों में बोले तो इमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को पचाने में मदद करेगा। यानी जैसे ही भोजन डियोडोनम में पहुंचेगा तो यहाँ पर जो एंजाइम सेक्रेट हो रहा है, जो अग्नाशय से आ रहा है, जिसमें पहला है इमाइलेज, साधारण सी बात है, डायरेक्ट आंसर कि किस सब्सटेंस को पचाएगा, तो कार्बोहाइड्रेट को पचाएगा। लाइपेज किसको पचाएगा, तो वसा को पचाएगा। ट्रिप्सिन क्या करेगा, तो प्रोटीन को पचाएगा। लेकिन अगर इससे ज्यादा एडवांस नॉलेज का जरूरत है, अब जो परीक्षा का दौर चल रहा है उसमें क्वेश्चन को ट्विस्ट किया जा रहा है, ये तो आप जान रहे हैं पहले से
कि इमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को पचाएगा, लाइपेज वसा को पचाएगा और ट्रिप्सिन प्रोटीन को पचाएगा। लेकिन अगर और इसको ज्यादा अगर घुमा के पूछ दे कि जब भोजन पकवाशय में पहुंचता है तो वहां से इमाइलेज जो निकलता है, इमाइलेज किसको किस में परिवर्तित करेगा? तो बंधुओं, इमाइलेज का जो काम है बेसिकली ये क्या करता है, माल्टोज को शर्करा में बदलता है। तो माल्टोज बेसिकली क्या है? बेसिकली आप यही जान लीजिए कि एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है और इसको क्या करेगा, वो मंड में स्टार्च में जो है कि चेंज करेगा। दूसरा लाइपेज, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इस चैप्टर में सबसे ज्यादा प्रश्न इसी से आता है, लाइपेज के बारे में पूछता है। तो लाइपेज क्या करेगा, वसा का बेसिकली पाचन करने में भाग लेता है। तो कहता है कि वसा को ये ग्लिसरॉल में परिवर्तित करता है। कहता है कि पकवाशय में जब भोजन पहुंचता है तो अग्नाशय के भीतरी दीवारों से जो अग्नाशयिक रस आता है, जिससे 3 प्रकार के जो एंजाइम निकलते हैं, एमाइलेज माल्टोज को शर्करा में बदलेगा, लाइपेज ये क्या करेगा, वसा के वसीय अम्ल में एवं ग्लिसरॉल में परिवर्तित करेगा। आमतौर पर इसको ऐसे साधारण शब्दों में आप समझें कि हम लोग जो इतने भी दूध का सामान खाते हैं या वैसे चीज जिसमें फैट ज्यादा होता है, घी है, पनीर है, या वैसे सामान जो हमारे शरीर में फैट ज्यादा पहुंचा रहे हैं, तो कहता है इसलिए मानव के शरीर में फैट सबसे कम पचता है। क्यों? क्योंकि वसा को पचाने के लिए पूरे एंजाइम सिस्टम में सिर्फ लाइपेज ही है और एक और हो सकता है, 2 और हो सकता है। तो कहने का मतलब है कि आप जो भी फैट खा रहे हैं वो पच नहीं पाता है। इसलिए कहता है इंसान को कि खास करके महिलाओं को ये दिक्कत हो सकती है कि जो बहुत ज्यादा फैट खा रहे हैं तो उनके शरीर में क्या होता है कि फैलोपियन ट्यूब जो होता है, जिसके माध्यम से महिलाएं प्रेगनेंसी को डेवलप करती है, वहां पे चर्बी जम जाता है। पुरुष के शरीर में क्या होता है कि हम लोग को क्या होता है कि हार्ट प्रॉब्लम जो होता है, जिसके बारे में सुने होंगे कि इसको क्या हो गया है कि हार्ट स्ट्रोक जो प्रॉब्लम होता है, उसमें क्या होता है, ब्लड जो वेसल्स होते हैं उसमें जो है कि फैट जमा हो जाता है। इसलिए यही कारण है कि तमाम लोगों को यह सलाह दिया जाता है कि कम से कम फैट खाइए, क्योंकि हमारे शरीर में फैट को पचाने के लिए लाइपेज एकमात्र एंजाइम है जो सक्रिय रूप से भाग लेता है, अन्य जो है वो भी काम करते हैं। तो इस तरह से देखेंगे कि लाइपेज वसा को ग्लिसरॉल में और वसीय अम्ल में परिवर्तित करता है। तीसरा है ट्रिप्सिन। तो ट्रिप्सिन क्या करेगा, प्रोटीन को एमिनो एसिड में चेंज करेगा। तो इस प्रकार जैसे ही भोजन यहाँ पे क्या होता है कि थर्ड स्टेज में पहला हो गया मुख, दूसरा हो गया अमाशय, तीसरा हो गया पकवाशय। तो पकवाशय में क्या हुआ कि यकृत से पित्त आया और अग्नाशय से अग्नाशयिक रस आया। तो जब अग्नाशयिक रस आया तो साथ साथ 3 गो एंजाइम को भी लेकर के आ गया। कौन कौन एंजाइम लेके आया? इमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन। इमाइलेज क्या करेगा, माल्टोज को शर्करा में बदलेगा। लाइपेज क्या करेगा, वसा को वसीय अम्ल एवं ग्लिसरॉल में बदलेगा। और ट्रिप्सिन क्या करेगा, प्रोटीन को एमिनो एसिड में बदलेगा। साधारण शब्दों में बोलो तो क्या कह सकते हैं, इमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को, लाइपेज वसा को और ट्रिप्सिन प्रोटीन को पचाने में मदद करता है। और ये कहां से निकल रहा है, ये तीनों जो है कि अग्नाशय से निकलने वाले एंजाइम हैं जो पैनक्रियाटिक जूस के माध्यम से डिओडोनम में पहुंचते हैं। अब यहाँ पर एक बात और याद रखना है कि जो यकृत से पित्त रस आ रहा है उससे भी बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पित्त रस यकृत से निकलता है, यह हरे और पीले रंग का एक प्रकार का प्रोटीन पिगमेंट होता है जो हमारे शरीर में बेसिकली वसा का इमल्सिफिकेशन करता है। आप ये प्रश्न पूछ सकते हैं कि सर बाइल का क्या काम है? आप अक्सर देखते हैं कि कभी कभी वोमिटिंग आपको होता है तो आपके अंदर से हरा और पीले रंग के जो पदार्थ निकलते हैं बेसिकली वही होता है बाइल। इसका दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों कारण है। ये अच्छा काम भी है क्योंकि बाइल हमारे शरीर में क्या करता है कि जो भी हम वसा का सामान खा रहे हैं तो वसा को क्या करता है, छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित करता है। इसलिए बाइल का सबसे प्रमुख काम है कि यह हमारे शरीर में वसा का इमल्सिफिकेशन करता है। साथ ही साथ इससे प्रश्न क्या है कि जो पित्तरस आता है,
पितरस में दो प्रकार के प्रोटीन भी पाया जाता है। एक को होता है बिलिरुबिन। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पितरस में कौन कौन से प्रोटीन पिगमेंट पाए जाते हैं, तो कहता है पितरस में पहला पाया जाता है बिलिरुबिन और दूसरा पाया जाता है बालवर्डिन। और इसी कारण से आप देखते हैं, आपने सुना होगा कि व्यक्ति को जॉन्डिस और हेपेटाइटिस बीमारी होती है। तो जॉन्डिस किस कारण से होता है? जैसे ही हमारे शरीर में बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाएगी तो आपका लिवर फंक्शन गड़बड़ा जाएगा और आपको जॉन्डिस का जो है कि जो टेस्ट होता है एसजीपीटी टेस्ट आपको करवाना पड़ेगा। तो इस तरह से मानव के शरीर में जो यकृत से जो पित्त आ रहा है वो डायरेक्ट भोजन को पचाने में मदद नहीं करता है, लेकिन पचने की क्रिया से संबंधित क्या करता है, वो सपोर्टिंग काम कर रहा है। वो काम क्या कर रहा है कि वसा को छोटे छोटे टुकड़ों में वो बदल रहा है। दूसरा काम क्या कर रहा है, यह भोजन को क्षारीय बनाने में मदद करता है। इस तरह से हमारे मानव के शरीर में भोजन तीसरे स्टेज पर जो जाता है वो डिओडोनम में जाता है। अब तक जो हम जानकारी दिए आपको, उसमें सबसे पहला मुख से निकला टाइलिन लाइसोजाइमा। दूसरा, जब भोजन आपका आमाशय में पहुंचा तो वहां पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, पेप्सिन और रेनिन। तीसरा, जब भोजन आपका पकवाशय में पहुंचा तो यहाँ पर इमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन। तो यहाँ तक आप क्लियर हैं और आप पहले भी नोट्स बनाए होंगे। अगर आप थोड़ी सी भी अगर राइट डाउन लिख रहे हैं तो किताब में दे करके इसको डिटेल आप समझ सकते हैं। अब आइए, भोजन पचने की क्रिया में जो सबसे लास्ट स्टेज होता है, जहां पर सबसे ज्यादा भोजन पचता है, उसका नाम है छोटी आंत, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, स्मॉल इंस्टेटाइन कहते हैं। यानी भोजन पचने के क्रम में सबसे ज्यादा भोजन मानव के शरीर में कहां पचता है? छोटी आंत में पचता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भोजन पाचन की क्रिया सबसे ज्यादा किस अंग में होती है, तो स्मॉल इंस्टेटाइन में होती है। राइट। वैसे थोड़ा थोड़ा सब जगह भोजन पच रहा है। अब चौथे स्टेज में भोजन क्या हुआ कि आपका डिओडोनम से स्मॉल इंस्टेटाइन में पहुंच गया। स्मॉल इंस्टेटाइन में जैसे ही भोजन पहुंचता है तो कहा जाता है कि छोटी आंत के भीतरी दीवारों से भी एक प्रकार का केमिकल जूस का स्राव होता है, जिसको हम लोग इंस्टेटाइन जूस कहते हैं। क्या कहते हैं? इंस्टेटाइन जूस कहते हैं। और इस इंस्टेटाइन जूस में 4 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। यानी छोटी आंत के भीतरी दीवारों से 4 प्रकार के एंजाइम का सेक्रेशन होता है। वो कौन कौन है? वो है माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज और इरेप्सिन। ध्यान रखिएगा, पहला है माल्टेज, यानी छोटी आंत से कौन कौन सा एंजाइम निकल रहा है? पहला है माल्टेज, दूसरा है सुक्रेज, तीसरा है लैक्टेज और चौथा है इरेप्सिन। 3 में टेज लिखा हुआ, लिखिए। पहला माल्टेज, टोज नहीं लिखिएगा, तेज लिखिएगा। दूसरा सुक्रेज, तीसरा आपको क्या लिखिएगा? लैक्टेज, और चौथा क्या लिखिएगा? इरेप्सिन। तो जो 3 वो तेज लगा हुआ है, समझ जाइए कि कार्बोहाइड्रेट को पचाने में मदद करेगा। तो कार्बोहाइड्रेट का डिफरेंट डिफरेंट रूप होता है। जितना भी आप जो सुनते हैं, स्टार्च बोलते हैं, माल्टोज बोलते हैं, लैक्टोज बोलते हैं, सुक्रोज बोलते हैं, फ्रक्टोज बोलते हैं। तो लैक्टोज, सुक्रोज, फैक्रोज, ग्लूकोज, ये सारा क्या है? डिफरेंट जो है कार्बनिक पदार्थ हैं जो कार्बोहाइड्रेट के अंश होते हैं। तो अब यहां पर इसको डिटेल में साधारण शब्द में अगर प्रश्न आ गया तो सीधे बोल दीजिएगा कि लैक्टोज, सुक्रोज, है ना, ये सारा कार्बोहाइड्रेट को पचाएगा, जिसमें टोज लगा हुआ। लेकिन अगर डिटेल इसका कुछ और ज्यादा एडवांस नॉलेज का जरूरत है कि किसको किसमें कन्वर्ट कर करके तोड़ के पचाएगा, तो आप देखिए इसको। जैसे माल्टेज है तो तेज से इसको टोज कीजिए पहले, तो माल्टेज से कर दीजिए माल्टोज। तो कहता है कि यह माल्टोज को ग्लूकोज में तोड़ता है। ध्यान दीजिए, यानी छोटी आंत के भीतरी दीवारों से निकलने वाला जो पहला एंजाइम है, जो माल्टेज है, ये क्या काम करेगा? तो यह माल्टोज को सुक्रोज में खंडित करेगा, परिवर्तित करेगा। माल्टोज को ग्लूकोज में करेगा। दूसरा आ जाइए सुक्रेज। तो सुक्रेज है तो इसको सुक्रोज कर दीजिए, तो कहता है यह सुक्रोज को फ्रैक्टोज में परिवर्तित करेगा, सुक्रोज को फ्रैक्टोज में परिवर्तित करेगा। और तीसरा है लैक्टोज, लैक्टेज, तो लैक्टोज को ग्लूकोज में करेगा। यानी
कहने का मतलब इसको टेक्निक क्या है ऐसे तो याद नहीं होगा, कंफ्यूजन बहुत है इसमें। आप सिंपल सा बात आप समझ लीजिए कि इसका आगे का जो नाम है, यहां पर लिखा हुआ है टेज, आपको कर देना टो, तो माल्टेज से कर दिए माल्टोज, सुक्रेज से कर दीजिए सुक्रोज, और लैक्टेज से कर दीजिए लैक्टोज। ठीक है, अब इसका आगे वाला पार्ट याद हो गया आपको। अब इसको बदलेगा कौन सी में, तो अब जैसे माल्टोज को कर दीजिए ग्लूकोज में बदलेगा, सुक्रोज को फ्रैक्टोज में बदलेगा, और लैक्टोज क्या करेगा, ग्लूकोज में बदलेगा। इसको दो तरीका से परीक्षा में पूछा जाता है, एक तरफ दिया जाएगा एंजाइम का नाम और दूसरे तरफ रहेगा परिवर्तित होने वाले उसके अणु का नाम, उसका कार्बनिक यौगिक का नाम, तो ये भी मिलाना रहेगा। अगर इतना नहीं करेगा तो डायरेक्ट आपसे पूछेगा कि नीचे दिए गए 4 एंजाइमों में से कौन सा एंजाइम है जो छोटी आंत से स्रावित नहीं होगा, तो एगो मान लिया कोई अपोजिट अमाशय वाला घुसा देगा। तो बेसिकली कम से कम आपको इतना जरूर याद रहना चाहिए कि कौन सा एंजाइम कहां से निकल रहा है और वो किस कार्बनिक यौगिक को, किस हमारे पदार्थ को पचाने में मदद कर रहा है। तो यहाँ पर जो छोटी आंत से जो 4 एंजाइम निकल रहे हैं, जिसमें हमने आपको बताया माल्टेज, लैक्टेज, सुक्रोज, और चौथा बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो है इरेप्सिन। फिर आ गया सिन, तो सिन का मतलब ये प्रोटीन को पचाएगा। तो सीधी सी बात है कि अब तक वैसे प्रोटीन के अनपचे हुए पदार्थ जो नहीं पचे हैं, इरेप्सिन क्या करता है, उस प्रोटीन को एमिनो एसिड में खंडित करते हुए उसको पचाने का प्रयास करता है। तो इस प्रकार अभी तक पूरे क्वेश्चन में देखेंगे, पूरे सिलेबस में जो अभी डाइजेस्टिव सिस्टम में, तो देखेंगे 3 बार सीन आ गया। पहला सीन आ गया पेप्सिन, दूसरा सीन आ गया ट्रिप्सिन, और तीसरा आ गया इरेप्सिन। आप ध्यान दीजिए, पहला आ गया पेप्सिन, अमाशय से निकला, दूसरा आ गया ट्रिप्सिन, अग्नाशय से निकला, और तीसरा आ गया इरेप्सिन, छोटी आंत से निकला। तो पेप्सिन, ट्रिप्सिन और इरेप्सिन, ये तीनों प्रोटीन को एमिनो एसिड और पेप्टोन में बदलता है, और इस तरह से प्रोटीन का वैसे पदार्थ जो नहीं पचने वाले हैं उसको पचाने का यह प्रयास करते हैं। तो इस तरह से भोजन पचने के क्रम में जो चौथा स्टेज हुआ वो स्मॉल इंटेस्टाइन हुआ। कहा जाता है कि 90% भोजन जो पचने लायक होते हैं वो यही पच जाते हैं, और अगले स्टेज में भोजन जो होता है बड़ी आंत में पहुंचता है, लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचता है। परंतु मैं आपको बता दूं कि बड़ी आंत में भोजन का पाचन नहीं होता है, यहां से किसी भी प्रकार का कोई एंजाइम का सेक्रेशन नहीं होता है। सिर्फ क्या काम होता है कि जैसे ही भोजन आपका बड़ी आंत में पहुंचता है तो वहां पर उसमें जो पानी पाया जाता है, बड़ी आंत में पहुंचने पर भोजन के जलीय अंश को सोख लिया जाता है, और जो वेस्ट मटेरियल होते हैं वो हमारे शरीर में मल त्याग के माध्यम से वेस्ट मटेरियल के रूप में, उत्सर्जी पदार्थ के रूप में शरीर से आपको बाहर त्याग दिया जाता है। तो इस प्रकार मानव के शरीर में भोजन का जो डाइजेशन होता है, जो यांत्रिक और रासायनिक क्रिया से शुरू होता है, वो 5 स्टेज में होता है। बहुत क्लिष्ट, मैं बार बार आपको बताना चाहता हूं कि मैं सामान्य विज्ञान की उन चीजों को आपको रख रहा हूं जो जनरल कंपटीशन में पूछे जाते हैं, चाहे वह बीपीएससी हो, चाहे वह सीडीपीओ हो, चाहे जेपीएससी हो, चाहे दरोगा हो, चाहे सीजीएल हो, चाहे एओ हो, चाहे नेट हो, बीएड हो, कमर्शियल क्लर्क हो, सीजीएल हो, any types of competitive examination, whether you are going to appear next days, this is the most important topic. सो आपको हमेशा इस टॉपिक को एकदम अच्छे तरीके से, एक तरफ आप लिखिए अंग का नाम, दूसरे खाने में लिखिए आप निकलने वाले एंजाइम का नाम, और तीसरे खाने में लिखिए कि वह एंजाइम किसमें परिवर्तित होगा। इस तरह से एक चार्ट बना करके जहां पर आप बैठ के पढ़ते हैं वहां पर आप साट दीजिए, और हमेशा आपका नजर जाते रहेगा। जब लगे कि नहीं ये पूरी तरह से आत्मसात मेरे अंदर हो गया है तो उसको हटा दीजिए। याद करने का तरीका यही है कि जो ज्यादा कंफ्यूजन है, जो ज्यादा आप भूलने की प्रवृत्ति रखते हैं, उसको एक छोटे से चीज में बांट कर टांग दीजिए जहां पर आप टेबल ढाक पढ़ते हैं। तो एक बार फिर से हम आपका पूरा ओवरव्यू कर देते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम को, फिर से ध्यान से धीरे धीरे बोल के अब समझा देते हैं। ये बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, लेकिन कुल मिला करके आप देखेंगे तो 2 यहां से, 3 यहां से, तो 2 3 2 5, 5 3 8, 8 4 माने 8 4 12,
माने आपको 12 गो एंजाइम का नाम याद रखना है। 12 एंजाइम में क्या है? सबसे पहला है मुख से निकलने वाले लार ग्रंथि से टाइलिन और लाइसोजाइमा। टाइलिन क्या करेगा? माल्टोज को शर्करा में बदलेगा। लाइसोजाइमा क्या करेगा? भोजन के साथ पहुंचने वाले जीवाणु को मार देगा। खत्म हो गया। दूसरा स्टेज में कहां जाएगा भोजन? आपका स्टोमक में जाएगा। स्टोमक में क्या होता है? जठर रस निकलता है। ये कैसी प्रकृति का होता है? अम्लीय प्रकृति का होता है। इसका पीएच मान कितना होता है? 1.8 तक हो सकता है। यहां से कौन कौन से एंजाइम निकलते हैं? यहां से 3 प्रकार के एंजाइम निकलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, पेप्सिन, रेनिन। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करेगा? एंजाइम की क्रिया को तेज करेगा। पेप्सिन क्या करेगा? प्रोटीन को पेप्टोन में बदलेगा। रेनिन क्या करेगा? दूध को है ना खंडित करते हुए है ना और उसको रेनिन में बदलेगा। रेनिन को क्या क्या? केसिन में बदलेगा। दूध का रंग सफेद केसिन के कारण, है ना। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, पेप्सिन, रेनिन, ये हो गया अमाशय। थर्ड स्टेज में भोजन कहां पहुंच रहा है? डियोडोनम में पहुंच रहा है, पकवाशय में। यहां पर क्या हुआ? 2 तरह का कार्य हुआ। यकृत से क्या आ गया? बाइल आ गया। बाइल क्या है? यह एक प्रोटीन पिगमेंट है जो हरा और पीले रंग का होता है। यह हमारे शरीर में क्या करता है? वसा का इमल्सिफिकेशन करता है। और क्या करता है? तो बेसिकली हमारे शरीर में ये पित्ताशय में संचित रहता है, गोल ब्लाडर में संचित रहता है। और इसके बगल में जो अग्नाशय होता है, अग्नाशय के भीतरी दीवारों से पैनक्रियाटिक जूस आता है। और उस पैनक्रियाटिक जूस में 3 प्रकार के एंजाइम होते हैं, इमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन। इमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को, लाइपेज वसा को, ट्रिप्सिन प्रोटीन को पचाने में मदद करेगा। और लास्ट में भोजन कहाँ है? तो छोटी आंत, जहां 90% तक भोजन पचता है। छोटी आंत के भीतरी दीवारों से भी क्या निकलता है? इंस्टेटाइन जूस निकलता है। और उस इंस्टेटाइन जूस में 4 प्रकार के एंजाइम होंगे। और वो 4 प्रकार के क्या होंगे? तो लैक्टेज होंगे, सुक्रेज होंगे, है ना। और उसके बाद क्या होगा? एक नाम माल्टेज है और चौथा इरेप्सिन लास्ट में। तो इरेप्सिन क्या करेगा? यह प्रोटीन को एमिनो एसिड में बदलते हुए और प्रोटीन का जो भाग अब तक नहीं बचता है उसको पचाने में ये मदद करते हैं। लास्टली आपका भोजन बड़ी आंत में पहुंचता है। यहाँ से कोई एंजाइम का सेक्रेशन नहीं होता है। यहाँ पर सिर्फ भोजन का जो जलीय अंश होता है उसको अवशोषित किया जाता है और बाकी जो अनडाइजेस्टेड फूड होते हैं उसको हम लोग शरीर से उत्सर्जी अंगों से मल त्याग के द्वारा बाहर करते हैं। इस तरह से पूरी प्रक्रिया, जहां से शरीर का 5 ही अंग है, जहां से आपको याद रखना है। मैंने भी प्रयास किया। पहले में अंग का नाम लिखा, दूसरे में स्रावित एंजाइम का नाम लिखा, तीसरे में जो एक्टिविटी है वो लिखा। तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम जो चैप्टर है, बहुत टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 12 गो एंजाइम का नाम रखना है और वो क्या पचाता है उसको ध्यान रखना है। और इस तरह से ये चैप्टर आपको समझ में आ जाना चाहिए। सरल शब्दों में मैंने प्रयास किया बताने का। और मेडिकल साइंस के हिसाब से अगर इस चैप्टर को पढ़िएगा तो बहुत सारे एक्स्ट्रा भी एंजाइम आपको नाम मिलेंगे। लेकिन मैं जहां तक अभी 4 किताब को देखा हूं, है ना, दृष्टि का किताब देखा हूं मैं, टाटा मैग्रो हिल का किताब देखा हूं, सामान्य साहित्य सीरीज का किताब देखा हूं, सिल्वन सिंह का किताब देखा हूं, यूनिक गाइड का किताब देखा हूं। तो हमारे पास जो 7-8 किताब है जनरल स्टडीज का, उन सबों में जो निचोड़ है, जो परीक्षा के लिए, जनरल कंपटीशन के लिए जो सवाल आते हैं वो ये है इस चैप्टर से। अब देखिए इसमें 3 तरह का कैटेगरी है सवाल का। पहला कैटेगरी क्या है कि डायरेक्ट हिट कर देगा आपसे कि लाइपेज का निष्कर्षण कहां से होता है, तो सीधे आप बोलिएगा लाइपेज जो है अग्नाशय से निकलता है। दूसरा पूछेगा कि लाइपेज किसको पचाने में मदद करेगा, तो आप वसा को पचाने में मदद करेगा। एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका का क्वेश्चन क्या आएगा कि 4 गो एंजाइम का नाम दे देगा, नहीं, और चारों में पूछेगा कि इनमें से कौन सा ऐसा एंजाइम है ना, इसमें कौन सा ऐसा एंजाइम है, सॉरी इंटरप्शन, इसमें कौन सा ऐसा एंजाइम है जो छोटी आंत से नहीं स्रावित होता है, तो आपको नाम याद है। तो इस तरह से तीसरा कैटेगरी क्या रहेगा कि एक तरह के एंजाइम का नाम दे देगा और दूसरे तरफ अंग दे देगा, तो उसको मिलाने के लिए रहेगा मल्टीपल चॉइस में कि ए को बी से मिलाइए,
ज्यादा करके यूपीएससी में जो प्रश्न आते हैं वो ए बी मिलाने वाला आता है। हायर स्टडीज का जो परीक्षा आप दीजिएगा तो ये 3 तरह के कैटेगरी हैं और इस चैप्टर से जो सवाल आते हैं वो मैंने बताया। आज इस क्लास में जो दूसरा टॉपिक है, मैं समझता हूं कि आप लोग समझे होंगे और जो नहीं समझे होंगे क्वेरी करेंगे बाद में, ठीक है। और आज इस क्लास के माध्यम से जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, दूसरे टॉपिक की ओर हम आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं। दूसरा जो टॉपिक है वो बड़ा ही मजेदार है, बड़ा ही उपयोगी है। ना सिर्फ इस ख्याल से कि हम कंपटीशन का परीक्षा देने जा रहे हैं, बल्कि इस ख्याल से भी कि एक आम आदमी होने के नाते और आप जो अपना शरीर धारण करते हैं, आप खुद बीमार पड़ते हैं, आपके परिवार के लोग बीमार पड़ते हैं, तो डॉक्टर के द्वारा आपके प्रिस्क्रिप्शन पर बहुत सारा टेस्ट लिख दिया जाता है। अब जैसे ही आजकल किसी के यहाँ जाइएगा डॉक्टर के यहाँ, तो लिखेगा कि जाइए आप जो है कि ईसीजी करवा के आइए, ईईजी करवा के आइए, एमएसपी करवा के आइए, एलटी करवा के आइए, एसजीपीटी करवा के आइए। तो आज हम कुल मिलाकर करके 20 प्रकार के टेस्ट का नाम आपको बताने जा रहे हैं। यह काफी मायने रखता है आपके लिए। और ये जो चीज हम आपको अभी बताने जा रहे हैं, मैं आपको एकदम ईमानदारी से कहता हूं कि आपके घर में कोई ऐसा किताब नहीं होगा जिसमें ये पूरी जानकारी एक जगह आपको मिलेगी। आप जितने भी जनरल साइंस का किताब आप पढ़ लीजिए, आप दिल्ली से लाके पढ़ लीजिए, बिहार से लाके पढ़ लीजिए, मेरा यह दावा है राजेंद्र कुमार का कि किसी भी एक किताब में जो जानकारी हम अभी दे रहे हैं वो आपको उपलब्ध नहीं होगा। तो कहिएगा सर कि आप कौन किताब पढ़े जितना भांज रहे हैं, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं मित्रों कि मेरा यह 25 वर्षों का अनुभव है जीएस पढ़ाने का। और जब से मैंने होश संभाला और जीके पढ़ना शुरू किया, तो मेरा एक स्टाइल रहा जीके पढ़ने का, और वह स्टाइल आपको भी मैं आपसे शेयर कर रहा हूं कि यह समुद्र है, प्रशांत महासागर की तरह होता है जनरल स्टडीज। जितना पढ़िए उतना कम साबित होगा। मैं जैसे आज कोई किताब पढ़ा, सपोज दैट सिलवंत सिंह का, तो उसमें 2 चीज मिला, उसको नोट कर लिया। दूसरा दृष्टि का पढ़ा, 2 चीज एक्स्ट्रा मिला, उसको नोट कर लिया। तीसरा मान लिया टाटा मैग्रो हिल का पढ़ा, उसमें 2 चीज लगा, उसमें इस तरह से चुनते चुनते हुए एक माला बनाया। और यह माला आज आपके लिए, मेरे लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बहुत ही कारगर साबित होगा। तो बंधुओं, आइए हम जानते हैं कि कौन सा टेस्ट किस बीमारी में काम आता है। तो हमारे बोर्ड पर आप ध्यान दीजिएगा, और बगल में आपका अगर कलम होगा, अगर कॉपी होगा, तो आप लिखिए, पहला टेस्ट लिखिए ईसीजी। ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। अब जैसा इसके नाम में लिखा हुआ है सी फॉर कार्डियो, तो कार्डियो का मतलब होता है हृदय विकृति। यानी पहला टेस्ट जो है ईसीजी किस बीमारी में जांच होता है, तो कहता है वैसे कोई भी जिनको हृदय का प्रॉब्लम है तो डॉक्टर के यहाँ जाइएगा, तो कहेगा जाइए ईसीजी करवा के आइए। तो ईसीजी में क्या होता है, वो आजकल छोटा मशीन निकल गया है, देखिएगा तुरंत आपको जो है कि एक्सरे टाइप का जिंग 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 कर करके आपको दिखा देगा। तो आपको बोलेगा कि नहीं, आपको जो है कि ब्लॉकिंग है कि नहीं है। तो पहला टेस्ट क्या है, ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। किस बीमारी में यह उपयोग होता है, हृदय विकृति यानी हार्ट प्रॉब्लम से संबंधित उसका रेखांकन किया जाता है। राइट। दूसरा इसी से है आपको ईईजी, ध्यान दीजिएगा, ईईजी डबल ईजी, इससे होता है इलेक्ट्रोइंसेफलोग्राफ। ये क्या है बंधुओं, कहता है इलेक्ट्रोइंसेफलोग्राफ ईईजी परीक्षण है ना, मस्तिष्क में लगने वाले चोट, ब्रेन से संबंधित कोई प्रॉब्लम अगर किसी को होता है, यानी मस्तिष्क विकृति, दिमाग में आने वाली कोई परेशानी है, तो डॉक्टर पहले कहता है कि भाई जाइए एगो ईईजी करवा के आ जाइए। लेकिन ईईजी से अगर नहीं पता चलेगा तो डॉक्टर कहेगा कि आपका सीटी स्कैन कराना पड़ेगा। तो कम खर्चा में हो गया ईईजी, मस्तिष्क विकृति इलेक्ट्रोइंसेफलोग्राफ, 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 राइट डाउन है ना। अगर दिक्कत होगा तो आप गूगल में सर्च कर लीजिएगा। तो ये मस्तिष्क विकृति से संबंधित है, बहुत लोग जानते हैं पहले से। तीसरा है बीएमडी, ध्यान दीजिए, नया चीज है आपके लिए। बीएमडी फुल फॉर्म इसका लिख लीजिए, बोन मिनरल डेंसिटी। बी से बोन,
एम से मिनरल, डी से डेंसिटी, बीएमडी टेस्ट, बोन मिनरल डेंसिटी। अब कहिएगा सर ये क्या होता है? तो मैं आपको बताना चाहता हूं, इस टेस्ट के माध्यम से हड्डियों के खोखलापन का पता लगाया जाता है। बहुत सारा ऐसा जैसे लोग होता है जिसको एक बीमारी होता है ऑस्टियोपोरोसिस, लूज ऑफ कैल्शियम कहता है, जो आपका जैसे घुटना है, टखना है, ज्वाइंट वाला है, उसमें क्या होता है ना? तो उसके बेसिकली टेस्ट के लिए पता लगाया जाता है बीएमडी टेस्ट, कि इनके अंदर में डेंसिटी कितना है हड्डी का। बोन मिनरल डेंसिटी हड्डी के जोड़, हड्डी के टूटने एवं साथ ही साथ ऑस्टियोपोरोसिस बीमारी के इलाज में इसका प्रयोग होता है बीएमडी। तो बी से बोन से पता चल गया इसका आंसर, कि हड्डी में आने वाली बीमारी का पता लगाया जाता है। चौथा आ जाइए, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एलएफटी, लीवर फंक्शन टेस्ट। एल से हो गया लीवर, एफ से हो गया फंक्शन, टी से टेस्ट। एलएफटी, डॉक्टर के यहाँ जाइए, कहे कि एलएफटी करवा के आइएगा, लीवर फंक्शन टेस्ट। बेसिकली एलएफटी जो होता है, किसी का मान लिया जाए कि लीवर हमेशा खराब हो रहा है, पेट हमेशा बिगड़ा हुआ है, कंस्टिपेशन है, लूज मोशन हम बराबर हो रहा है, पेट से संबंधित बहुत सारी बीमारियां होती है जिसका अलग अलग डायग्नोसिस है। तो एलएफटी वास्तव में जो लिखा जाता है डॉक्टर के द्वारा, वो एलएफटी जुड़ा होता है एसजीपीटी से, ठीक है? तो आप एलएफटी डॉक्टर लिखेगा तो डॉक्टर समझ जाएगा कि इसका एलएफटी करना है, तो एलएफटी में बहुत सारे टेस्ट एक साथ हो जाते हैं, तो उसी से कोरिलेट कर करके बताया जाता है एसजीपीटी। ध्यान दीजिए, आप लोग के फैमिली में हमेशा का, जैसे सपोज दैट कि मान लिया जाए कि एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में जो लीवर का जो मानदंड है कि लीवर अच्छा से काम कर रहा है कि नहीं, तो आपका एसजीपीटी 30 से 35-36 तक होना चाहिए। 30, 32, 34, 35, 36 कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपका एसजीपीटी 72 है, एसजीपीटी 100 से ऊपर है, मैं जब किशनगंज में पोस्टिंग था तब मेरा एसजीपीटी 300 एक बार हो गया था। कुछ भी खाता था तो नहीं पचता था, तुरंत खाते के साथ जो है कि डिसेंट्री, तो मैंने जाकर के हैदराबाद में इलाज करवाया तो जाकर के कंट्रोल हुआ। तो एसजीपीटी में क्या होता है, बेसिकली क्या होता है, 3 तरह का टेस्ट होता है। तो पहले एसजीपीटी का फुल फॉर्म याद रखिए, लिख लीजिए। एसजीपीटी लीवर से संबंधित टेस्ट होता है, पेट के पूरे फंक्शन का जांच होता है। एस से मतलब सेरम, एस का मतलब सेरम, जी का मतलब होता है ग्लूमैटिक, जी का मतलब होता है ग्लूमैटिक, GLUMATIC, सेरम, ग्लूमैटिक, है ना? पायरुविक, पायरुविक, PYRUVIC, पायरुविक, सेरम, ग्लूमैटिक, पायरोविक, ट्रांसमिनक्स, ट्रांसमिनक्स, TRANSMINAX, एसजीपीटी। आप SGPT बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है, लीवर के पेट का सिचुएशन पता लगाता है। तो इसमें क्या होता है, 3 तरह का टेस्ट होता है मिला जुला के। एक वो ये देखेगा कि आपके यहाँ पे बिलिरुबिन का मात्रा कितना बढ़ा हुआ है, दूसरा देखेगा कि सीरम क्या स्थिति है, तीसरा ग्लूकोज का मात्रा किनका इनके बॉडी में कितना है। तो इस तरह से एक स्वस्थ व्यक्ति का एसजीपीटी है ना 30 से 34, 35, 36 तक रहना चाहिए। अगर 40 प्लस हो रहा है तो लीवर में थोड़ा थोड़ा सा गड़बड़ी होगा, 70 के ऊपर है तो ज्यादा, 100 के पार कर गया है तो पूरा डिस्टर्ब रहेगा। बहुत दिन तक लापरवाही कीजिएगा तो हेपेटाइटिस बी सी हो सकता है, लीवर सोराइसिस हो सकता है। तो इस तरह से एसजीपीटी 2-4 महीना पर एक बार करवा लेना चाहिए। ऐसे ही देखना चाहिए कि जब भी आपको देख रहे हैं कि भोजन पचने में दिक्कत हो रहा है, लैटरिंग हो रहा है, ज्यादा गैस बन रहा है, मुंह आ रहा है, बाल झड़ रहा है, ग्लोरी खत्म हो गया है, तो आपको एसजीपीटी करवा करके उसका इलाज करवाना चाहिए आपको, ठीक है? इस तरह से दूसरा आगे जो बढ़ते हैं उसमें आता है KFT। जैसे LFT हुआ लीवर फंक्शन टेस्ट, उसी प्रकार होता है KFT। तो KFT का मतलब होता है K से किडनी, F से फंक्शन, T से टेस्ट, यानी किडनी फंक्शन टेस्ट। डॉक्टर लिखेगा KFT। मान लिया जाए कि किसी के फैमिली में किसी व्यक्ति को किडनी का प्रॉब्लम है, तो वास्तव में किडनी के प्रॉब्लम के लिए साधारण शब्दों में लोग बोल देता है कि इनका क्रेटानिज्म कितना है, क्रेटानाइन, तो बोलेगा कि इनका क्रेटाइन टेस्ट कराए। तो उससे संबंधित 3 तरह का टेस्ट आजकल निकला हुआ है ना? तो उसमें हम अभी जो बताने जा रहे हैं
किडनी के संपूर्ण जांच के लिए जो टेस्ट डॉक्टर करवाते हैं उसका नाम होता है, पहला होता है बीएमपी, लिख लीजिए बीएमपी, बेसिक बेसिक मेटाबॉलिक पैनल, बीएमपी टेस्ट, बेसिक मेटाबॉलिक पैनल, बीएमपी, बेसिक मेटाबॉलिक पैनल। यह भी बेसिकली किडनी से संबंधित जांच है। अगर किसी व्यक्ति के शरीर में किडनी फंक्शन नहीं काम करेगा तो पेशाब रुक रुक के होगा, किडनी फंक्शन नहीं काम करेगा तो अन्यत्र बहुत सारे साइड इफेक्ट आपको दिखने लगेंगे। तो इसका प्राइमरी जो स्टेज होता है उसमें टेस्ट करवाया जाता है बीएमपी टेस्ट। तो बेसिकली ये टेस्ट में होता क्या है कि शरीर में अनेक पदार्थ जो पाए जाते हैं, जो फ्लूइड पाए जाते हैं, उसकी मात्रा को देखा जाता है। अगर बहुत ज्यादा खराब स्थिति किसी व्यक्ति के किडनी का है तो डॉक्टर कहेगा कि नहीं एगो और करवाइए इनका टेस्ट। तो उसके बाद क्या करेगा, इसका एडवांस टेस्ट होता है सीएमपी, बीएमपी, सीएमपी। तो बीएमपी से हो गया बेसिक मेटाबॉलिक पैनल और सी से हो गया कॉम्प्रिहेंसिव मेटाबॉलिक पैनल। बीएमपी बेसिक मेटाबॉलिक पैनल, सीएमपी कॉम्प्रिहेंसिव मेटाबॉलिक पैनल। यानी शरीर में जितने भी पदार्थ के जो फ्लूइड पाए जाते हैं, जो पदार्थ पाए जाते हैं, ऑक्सीजन लेवल कितना है, अन्य जो मात्रा है कितना है, ये सारे चीज जो जांच करता है। तो बीएमपी सीएमपी दोनों किडनी से रिलेटेड जांच होता है। एवं अन्य कोई ऐसी बीमारी है जिसमें डॉक्टर को लगा कि बीमारी का कोई पता नहीं चल रहा है कि क्या मात्रा बढ़ा हुआ है, तो डॉक्टर करवाएगा कि बीएमपी सीएमपी करवाइए इनका। तो शरीर में जितने भी तरह के जो चीज हैं वो फ्लूइड खासकर करके वो द्रव्य चीज के बारे में जानकारी देता है, बेसिकली किडनी से संबंधित है। तो अभी तक जो हम लोगों ने आपसे जानकारी शेयर किया एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं, अभी बहुत कुछ बाकी है। पहला ईसीजी हृदय विकृति, ईईजी मस्तिष्क विकृति, बीएमडी बोन मिनरल डेंसिटी हड्डी से संबंधित है ना, एलएफटी लीवर फंक्शन टेस्ट, एसजीपीटी लीवर से संबंधित, केएफटी किडनी फंक्शन टेस्ट, बीएमपी बेसिक मेटाबॉलिक किडनी से, सीएमपी कॉम्प्रिहेंसिव मेटाबॉलिक पैनल, कॉम्प्रिहेंसिव मेटाबॉलिक पैनल ये भी किडनी से संबंधित है। अब आइए एमआरआई, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जी, मुख्य परीक्षा में भी बीपीएससी में कई बार पूछा जा चुका है कि एमआरआई तकनीक से आप क्या समझते हैं, है ना, 150 शब्दों में लिखें। तो एमआरआई का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। यह एक ऐसी तकनीक है जिसके माध्यम से यानी जो आप एक्सरे कराते हैं इसका एडवांस ये बेसिकली है। कहा जाता है एमआरआई तकनीक के माध्यम से शरीर के अंदरूनी के किसी भी हिस्से का, चाहे आप ब्रेन का एमआरआई कराना चाहें, चाहे स्पाइनल कॉर्ड का आप कराना चाहे, चाहे वह सर्वाइकल का कराना चाहे, चाहे ओवरी का कराना चाहें, चाहे रीढ़ की हड्डी का कराना चाहें, तो हर चीज का एमआरआई डॉक्टर क्या लिखता है इस पर डिपेंड कर। सपोज दैट मान लिया जाए किसी आदमी को फरके की बीमारी है, सपोज दैट एक आदमी का आगे पीछे पैर होता है, नींद नहीं आता है, ब्रेन का नस दब गया है, रीढ़ का लंबर दब गया है, L3 L4 में प्रॉब्लम हो गया है, स्पाइनल कोड का प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर सजेस्ट करता है सीटी स्कैन या एमआरआई। एमआरआई के इसमें अनेक सूक्ष्म तरंगों के माध्यम से, एक्सरे किरणों के माध्यम से शरीर के अंदर में वेन्स एवं नसों का पता लगाया जाता है। तो एमआरआई बेसिकली शरीर के किसी भी आंतरिक भाग का हो सकता है। यह टेक्नोलॉजी एक्सरे का सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी है, रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट का यह सबसे ज्यादा एडवांस तकनीक है एमआरआई तकनीक। ठीक है, इस पर फुल फॉर्म याद रख करके 10 लाइन 15 लाइन लिखिएगा, इसके क्या फायदे हैं, इस तकनीक की क्या विशेषता है, एमआरआई तकनीक क्या है, इसकी विशेषता को बतावें। 20 नंबर का सवाल है ये हमेशा पूछा गया है यूपीएससी में भी, अन्य सिविल सर्विसेज पीसीएस परीक्षाओं में भी। ठीक है, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। अब जो टेस्ट का नाम बोल रहे हैं वो कॉमन टेस्ट है जो आप लोग जानते भी हैं, जैसे एल्डिहाइड टेस्ट सबको जानते हैं, कालाजार रोग के लिए होता है। एल्डिहाइड टेस्ट किस बीमारी में उपयोग होता है, कालाजार में। मंटू टेस्ट किस बीमारी में होता है, टीबी में होता है। अगर आप लिख रहे हैं तो लिख सकते हैं मंटू टेस्ट टीबी में होता है। ठीक है, उसके बाद बिडाल टेस्ट टाइफाइड के लिए है, बिडाल टेस्ट
टाइफाइड के लिए है। विडाल टेस्ट टाइफाइड के लिए है। अब आ जाइए एलिसा टेस्ट। एलिसा टेस्ट एड्स के लिए है, सबसे पुराना है, सबको जानते हैं। लेकिन इस एड्स के लिए एलिसा के साथ साथ दो और टेस्ट याद रखिए, ओरामोर टेस्ट, ओरामोर टेस्ट, वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट। एड्स बीमारी के लिए 3 टेस्ट याद रखिए। पहला एलिसा एंजाइम लिंक्ड इम्यून सॉर्बेंट एस्से, एलिसा का फुल फॉर्म होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यून सॉर्बेंट एस्से। एलिसा सबसे पुराना टेस्ट है, लेकिन आधुनिक टेक्नोलॉजी में दूसरा जो टेस्ट अभी हो रहा है एड्स के लिए, वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट। जीभ पर एगो टिकिया रख देता है, उसको चुट्टा से निकाल करके एगो एसिड में डालेगा, तुरंत कलर चेंज हो जाएगा, तो वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है पता चल जाएगा। ओरामोर टेस्ट एक और टेस्ट है। तो ये तीनों का संबंध किससे है? एड्स नामक बीमारी से है ना। इसके बारे में डिटेल आपको हम बताएंगे जब इटियोलॉजी चैप्टर पढ़ाएंगे, रोग और उसके निदान। ठीक है, तो इस तरह से एलिसा, वेस्टर्न ब्लॉट, ओरामोर, ये तीनों किस बीमारी में है? ये तीनों एड्स से संबंधित है। इसके बाद एक होता है सिक टेस्ट। सिक टेस्ट डिप्थीरिया, गले का बीमारी है, डी फॉर डिप्थीरिया, पर्ट्यूटिस टिटनेस। तो सिक से क्या होता है? डिप्थीरिया बीमारी का पता चलता है, गले में मकड़े का जाल बन जाता है, खाने में दिक्कत होता है, दम घुटता है ना, टॉन्सिल बढ़ जाते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे प्रॉब्लम एक साथ दिखते हैं, तो इसके लिए सिक टेस्ट का पता लगाया जाता है। आप लोग जानते होंगे एमिनियोसेंटोसिस टेस्ट, ध्यानपूर्वक लिखे, एमिनियोसेंटोसिस, एमिनियोसेंटोसिस, एमिनियोसेंटोसिस क्या है ये? अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है, वो मां बनने वाली है, तो उसके गर्भ में जो बच्चा पल रहा है उसके पूरे स्वास्थ्य की जांच होती है। हार्ट काम कर रहा है कि नहीं, सांस अच्छे से ले रहा है कि नहीं, उसका आंख मुंह कान कैसा है। तो एमिनोसेंटोसिस का आजकल गलत उपयोग करते हैं, इसी के माध्यम से कोई कोई लिंग परीक्षण का भी काम कर लेते हैं, जिसको आप लोग अल्ट्रासाउंड कह देते हैं। सरकार के द्वारा यह पूर्ण प्रतिबंध है एमिनोसेंटोसिस टेस्ट। इसमें सिर्फ क्या होता है कि शिशु जो गर्भ में पल रहे हैं उसका पूरी तरह से बॉडी स्ट्रक्चर, पूरा फिजिकली फिटनेस के बारे में पता लगाया जाता है, एमिनोसेंटोसिस टेस्ट। उसके बाद क्या है? एंडोस्कोपी और क्लोनोस्कोपी। ध्यान दीजिए, हम दो नाम एक साथ बोल रहे हैं, एंडोस्कोपी, क्लोनोस्कोपी, एंडोस्कोपी, क्लोनोस्कोपी। एंडोस्कोपी में क्या होता है कि आपको मुंह के अंदर से एक वो पाइप घुसाता है, बहुत सारे लोग करवाए भी होंगे। मुंह के अंदर से एक पाइप घुसाएगा और आपके लीवर का, पेट का पूरा जो स्थिति है उसका कंप्यूटर पर जो है कि मैपिंग किया जाता है। बेसिकली एंडोस्कोपी पेट के अंदरूनी भागों का ये एक्सरे है, पेट में आई विकृति खराबी का पता लगाया जाता है। लेकिन आजकल उसके बहुत सारा डॉक्टर आजकल क्या कर रहा है ना कि एंडोस्कोपी करना छोड़ दिया, क्योंकि एंडोस्कोपी में क्या होता है कि लंग्स में जाकर करके कभी कभी छेद हो जाता है वो पाइप से, या फंस जाता है। कई बार आदमी की जान चली गई एंडोस्कोपी में। लेकिन ऐसी बात नहीं है, अभी भी बहुत लोग करवाते हैं। लेकिन आजकल डॉक्टर क्या करे, इसका सब्स्टिट्यूट प्रयोग कर रहा है। वो क्या है? क्लोनोस्कोपी, यानी ये मल द्वार के पैखाने वाले रास्ते के माध्यम से पाइप इसको घुसाया जाता है और इसके माध्यम से अंदर एक्सरे लेकर के, तो इसमें जैसे किसी को मान लिया जाए फेस्टुला है, बवासीर है, या उसका मल द्वार का कैंसर है, या पेट का प्रॉब्लम है, लिवर सोरेसिस है, हेपेटाइटिस बी सी है, जॉन्डिस है, तो ये यानी इंडोस्कोपी में मुंह के माध्यम से होता है। और क्लोनोस्कोपी में क्या होता है? सेम प्रोसेस है, लेकिन ये पैखाने वाले एनस के माध्यम से आपको होता है। यही दोनों में अंतर है, इंडोस्कोपी और क्लोनोस्कोपी में। इसके बाद हम एक और टेस्ट का नाम अभी आपको हम बता रहे हैं, PSA, लिखिएगा, PSA टेस्ट। पी से होता है ना प्रोस्टेट, ध्यान दीजिएगा, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन टेस्ट, PSA, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन टेस्ट। ये क्या है बंधु? आपके हमारे मानव के शरीर में
एक प्रोस्टेट ग्रंथि होता है जो पेशाब की थैली के आसपास होता है, ठीक है। तो प्रोस्टेट ग्रंथि यदि काम करना बंद कर देगा इंसान का तो पेशाब नहीं हो पाता है, बहुत मुश्किल से होता है, रुक रुक के होता है, ये बढ़ जाती है तो बाद में लोग निकलवा देते हैं इसको, या इसके अंदर में बंद जो ज्यादा भी करती होती है। तो प्रोस्टेट ग्लैंड में आई खराबी का पता लगाने के लिए पीएसए टेस्ट कराया जाता है। इसका आगे का अक्षर है पी से प्रोस्टेट, याद रखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। एक लास्ट हम आपको बता रहे हैं, लिखिएगा TSH, टी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है। TSH बेसिकली यह थायराइड ग्रंथि टेस्ट के लिए होता है। आजकल देखें कि बहुत सारे लोग, महिला लोग, पुरुष लोग बहुत मोटे हो जाते हैं अचानक, उसके शरीर का वजन अचानक बढ़ जाता है, तो डॉक्टर कहता है कि इनका जो है कि थायराइड टेस्ट करवाइए। तो थायराइड टेस्ट में दोनों चीज होता है, आदमी किसी अन्य T3 T4 इस टाइप के कुछ टेस्ट होता है तो TSH लिख देगा शॉर्ट में कि TSH करवा के आइए। तो कुछ ऐसा होता है जिसके कारण शरीर का वजन बढ़ता है, और कुछ ऐसे भी होते हैं इसमें जिसके कारण आदमी दुबला बहुत हो जाता है। तो TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है। तो यह थायराइड ग्रंथि में आई खराबी या थायराइड ग्रंथि के स्टेटस का पता लगाता है। तो अभी हमने आपको 20 प्रकार करके टेस्ट बताए हैं, एक बार फिर से धीरे धीरे करके हम बता देते हैं, ताकि अगर आप नोट कर रहे हैं तो अच्छा से नोट भी कर लीजिए, और आप गूगल या किसी किताब के माध्यम से आप इसको फुल फॉर्म लिख लीजिएगा। पहला ECG, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, हृदय विकृति। दूसरा EEG, इलेक्ट्रोइंसेफ्लोग्राफ, मस्तिष्क विकृति। तीसरा BMD, बोन मिनरल डेंसिटी, हड्डी विकृति, ऑस्टियोपोरोसिस बीमारी में जांच होता है। चौथा LFT, लीवर फंक्शन टेस्ट। पांचवा KFT, किडनी फंक्शन टेस्ट। छठा MRI, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, शरीर के किसी भी भाग का आंतरिक स्टेटस। एडवांस रेडियोलॉजी, जिसके माध्यम से शरीर के किसी भी अंगों में आई खराबी का पता लगा सकते हैं। SGPT, सीरम ग्लोमेटिक पायरुविक ट्रांसमिनेक्स। लीवर फंक्शन जो LFT होता है उसमें मेन टेस्ट जो होता है SGPT। एल्डिहाइड टेस्ट, कालाजार। एल्डिहाइड टेस्ट, कालाजार। एल्डिहाइड टेस्ट, कालाजार। मंटू टेस्ट, टीबी के लिए, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, टीबी के लिए। मंटू टेस्ट, टीबी के लिए। मंटू टेस्ट, टीबी के लिए। बिडाल टेस्ट, टाइफाइड के लिए। बिडाल टाइफाइड, जिसे हड्डी तोड़ बुखार आप कहते हैं, मियादी बुखार कहते हैं, टाइफाइड। एलिसा, ओरामोर, वेस्टर्न ब्लॉट, ये तीनों एक साथ याद रखिएगा। एलिसा, ओरामोर, वेस्टर्न ब्लॉट, एड्स के लिए। एड्स, जिससे मानव के शरीर में प्रतिरोधक शक्ति का ह्रास होता है, इम्यून सिस्टम का ह्रास होता है, अभी हम चर्चा करेंगे आपसे क्यूज में। इसके बाद सिक टेस्ट, डिप्थीरिया में। सिक टेस्ट, डिप्थीरिया में। एमिनोसेंटोसिस, गर्भ में शिशु की देखभाल का पता लगाना, शिशु डेवलपमेंट का पता लगाना प्रेगनेंसी के अंतर्गत में। एंडोस्कोपी क्लोनोस्कोपी, एंडोस्कोपी क्लोनोस्कोपी, लीवर एवं गुदा परीक्षण होता है इसमें। PSA, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन टेस्ट, प्रोटेस्ट ग्रंथि का जांच होता है PSA। BMP CMP, बेसिक मेटाबॉलिक पैनल, कंप्रिहेंसिव मेटाबॉलिक पैनल, किडनी से रिलेटेड जांच है। BMP CMP। TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड ग्रंथि से संबंधित जांच है। तो बंधुओं, ये 20 प्रकार के जो टेस्ट हैं ये सारा बहुत ही मायने रखता है। इसके 2-3 तरीके से सवाल आते हैं। आज इस क्लास में हमारे बहुत सारे पुराने विद्यार्थी जुटे हुए हैं लोग, लेकिन जो नए बच्चे हैं वो नए बच्चों, नए विद्यार्थियों, हमारे बंधुओं से हमारा अनुरोध होगा कि इसको आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा और रिपीट करते रहिएगा, नहीं तो भुलाने का काम इसमें होते रहता है। एक तरफ क्या रहेगा, टेस्ट का नाम रहेगा, दूसरे तरफ रहेगा बीमारी का नाम। वो कहेगा मिलाने के लिए, A को B से मिलाइए। एक डायरेक्ट आपसे पूछ देगा कि इनमें से किसी व्यक्ति को अगर टाइफाइड नामक बीमारी हो गई है तो कौन सा टेस्ट करवाना चाहिए, तो बिडाल टेस्ट।
किसी व्यक्ति को टीबी हो गया है तो क्या करना चाहिए? मंटू टेस्ट। अभी कैसे कोरोना फैला हुआ है तो कोविड-19 टेस्ट के लिए अनेक तरह के फॉर्मूले आए हुए हैं। एक रैपिड एंटीजन टेस्ट चल रहा है, तो एगो शार्प मशीन से चल रहा है। तो डिफरेंट मेथोडोलॉजी से अभी कोरोना वायरस का जांच चल रहा है। आने वाले दिनों में इसका एक जो पर्टिकुलर सॉलिड जो कंफर्म आएगा तो हम बताएंगे, क्योंकि अभी तो इस पर बहुत सारे चीजें अभी शोध चल रही है, तो अभी इस पे हम कुछ नहीं कह सकते हैं। अभी सारा चीज प्रिजम्पशन में चल रहा है। तो अभी आज का जो यह सेशन है मेरा क्लास का, ऑनलाइन क्लास का, जो आप लोग जुड़े हुए हैं, तमाम जुड़े हुए लोगों से एक बार फिर से मैं बताना चाहता हूं कि ये सारे पढ़े हुए लोग होंगे। जो नहीं पढ़े होंगे उनके लिए पहला बार क्लास मेरा हो रहा होगा। तो पहला फेज में मैंने अभी डाइजेस्टिव सिस्टम, एंजाइम बताया। दूसरा फेज में मैंने बीमारी, टेस्ट और उसके प्रकृति के बारे में बताया। अब आपके सामने जो अभी हम बताएंगे, इसके अलावा कुछ टीका का भी याद रखिएगा। कुछ टीका का याद रखिएगा। क्या चीज? कि जैसे आप देखिएगा, हम आपको बता रहे हैं, जैसे एक होता है, आपको कहते हैं बीसीजी। बीसीजी आप लिख लीजिए, बीसीजी। दूसरा लिखिए डीपीटी। तीसरा लिखिए ओपीवी। चौथा लिखिए आपको, चौथा आप इसमें जो है वो आप लिख सकते हैं एमडीटी। एमडीटी। पांचवा लिखिए इसमें ओआरएस। और छठा लिखिए इसमें एटीएस। कृपया ध्यान दिया जाए। इस क्लास के माध्यम से अभी तक जितना बात जानकारी दिए हैं उसकी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए जीके में इन चीजों के बारे में भी इसी चैप्टर से रिलेटेड है। अब आपको देखिए, ये सारा क्या है ना, या तो टीका है या तो किसी बीमारी से जुटा हुआ एब्रिविएशन है। जैसे अभी बीसीजी, तो बीसीजी का फुल फॉर्म बताइए। बैसिलस कालमेटी गुआरिन। पूछेगा कि बीसीजी का टीका किस बीमारी के लिए दिया जाता है नवजात शिशु को? तो टीबी के लिए। लिख लीजिए, बीसीजी का टीका नवजात शिशु को जन्म के 7 दिन के अंदर देना चाहिए। बैसिलस कालमेटी गुआरिन इसका फुल फॉर्म होता है, और यह टीबी से बचाव के लिए दिया जाता है। राइट। आगे डीपीटी, इसे ट्रिपल एंटीजन कहते हैं। परीक्षा में हमेशा पूछा जाता है कि ट्रिपल एंटीजन के नाम से किसे जाना जाता है? तो आप टिक लगाइए, डीपीटी को ट्रिपल एंटीजन कहते हैं, क्योंकि डी से डिप्थीरिया, पी से पर्ट्यूसिस, टी से टिटनस, यानी डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस काली खांसी, टी से टिटनस, ये 3 बीमारी के बचाव के लिए ये डीपीटी का टीका बच्चों को लगाया जाता है ना, जिसे ट्रिपल एंटीजन कहते हैं। इसके बाद तीसरा है, आपको देखेंगे ओपीवी, इसका फुल फॉर्म ओरल पोलियो वैक्सीन। ओपीवी ये क्या हुआ? ओरल पोलियो वैक्सीन। ध्यान दीजिए। इस तरह से एमडीटी, अक्सर आता है कि एमडीटी की दवा किस बीमारी के लिए है? तो एमडीटी खाओ कुष्ठ भगाओ। अमिताभ बच्चन प्रचार करते हैं टीवी पर, आपने देखा होगा। मल्टी ड्रग ट्रीटमेंट, एमडीटी का फुल फॉर्म लिख लीजिए। एम से मल्टी ड्रग ट्रीटमेंट किस बीमारी के लिए है? लेप्रोसी, जिसको आप कुष्ठ रोग में करते हैं, हंसन डिजीज। एमडीटी खाइए, कुष्ठ भगाइए। मल्टी ड्रग ट्रीटमेंट, कुष्ठ में क्या होता है? शरीर पर कहीं पर भी सफेद दाग के चकते होते हैं, बाद में ये दाना में होता है, बाद में शरीर, पूरे शरीर में जो है कि देखते हैं कि बहुत चकते चकते दाग हो जाते हैं। ठीक है, एमडीटी खाइए, कुष्ठ भगाइए, मल्टी ड्रग ट्रीटमेंट। उसके बाद ओआरएस, अगर किसी व्यक्ति को डिहाइड्रेशन होता है तो घर में कहते हैं तुरंत कि ओआरएस लाके इसको पिला। ओरल रिहाइड्रेशन सॉर्बेंट एस्से, नमक और पानी, जो चीनी का जो घोल होता है ओआरएस, ओरल रिहाइड्रेशन सॉर्बेंट एस्से इसका फुल फॉर्म होता है। लास्ट में है एटीएस। अगर आपको काटी गड़ जाता है, जंक लगा हुआ शीशा गड़ जाता है, या घोड़े की लीद के संपर्क में आते हैं तो आपको टिटनेस होने की संभावना रहती है। तो कहता है कि 24 घंटा के अंदर एटीएस ले लेना चाहिए। एंटी टिटनेस सीरम इसका फुल फॉर्म होता है बाबू, एटीएस का एंटी टिटनेस सीरम। तो ये 6 चीज आप याद रखिए। फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। बीसीजी नवजात शिशु को 7 दिन के अंदर टीबी के लिए, डीपीटी
ट्रिपल एंटीजन के नाम से जाता है। डी से डिप्थीरिया, पी से पर्टूसिस, टी से टिटनस। ओबीपी ओरल पोलियो वैक्सीन, एमडीटी मल्टी ड्रग ट्रीटमेंट, ओआरएस ओरल रिहाइड्रेशन सॉर्बेंट, एटीएस एंटी टिटनस सीरम। इस प्रकार ये 6 अन्य चीजों के नाम के बारे में बताएं। 20 इधर आपको हम बताएं, 20 ये आपको टेस्ट है, ये 6 प्रकार का टीका है, और अभी आपको हम विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स के बारे में बताएं। तो क्लास का ये दूसरा सेशन था। अब अंत में हम 15 मिनट आपका लेंगे, जो आपसे हम अपने पढ़ाए गए चैप्टर, इसी चैप्टर से या जो पहले डिजीज पढ़ाए थे उससे सवाल हम आपसे पूछेंगे। और मेरा सवाल जो है कि अब शुरू होता है, आप इसमें केवल सुनिएगा और आंसर शॉर्ट में लिख लीजिएगा, लिखना पार नहीं लगेगा, केवल सुनिएगा, ठीक है। हालांकि हमारे क्लास को आप लोग सुन ही पाते हैं, क्योंकि थोड़ा मेरा क्लास फास्ट रहता है, तो लिखने का मौका जब भी होगा हम तुरंत इसका राइटअप आपको सेंड कर देंगे। जो चीज पढ़ाएं अभी उसका नोट्स अभी आपको भेज दिया जाएगा, इसलिए डोंट बोदर, कोई भी टेंशन ना लीजिए। जो नए बच्चे हमारे, नो विद्यार्थी हमारे जिले के जुड़े हुए हैं, चाहे कहीं से भी हो, नवादा से हो, भागलपुर से हो, मुजफ्फरपुर से हो, या प्रदेश के किसी भी कोने से जो लोग आज हमारे को देख रहे हैं, आपकी सहजता के लिए पढ़ाने के बाद तुरंत व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर हम अपना नोट्स भेज देते हैं। आपसे हम उम्मीद करते हैं कि अधिक से अधिक फायदा उठाइए और 1 साल के अंदर तुरंत नौकरी पाइए, समाज और परिवार का नाम रोशन कीजिए, अपने परिवार को खुशहाल बनाइए, ठीक है। अब लीजिए, मेरा प्रश्न स्टार्ट हो रहा है। प्रश्न का जो संदर्भ है वो मानव के शरीर में विभिन्न प्रकार के होने वाले रोग हैं। तो इसका कंपटीशन में क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? आज विद्यार्थी के लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज है, हमारे पास बहुत सारे विद्यार्थी आते हैं कि सर कहाँ से पढ़ें, क्या पढ़ें, किताब तो है सर, समझ में नहीं आता है। ये बिग चैलेंज, ये बिग प्रॉब्लम, वेयर टू स्टार्ट। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? विगत परीक्षाओं का क्वेश्चन सेट बनाना चाहिए। आपको ये देखना चाहिए कि किस परीक्षा में किस चैप्टर से किस तरह का क्वेश्चन आ रहा है। तो हमारा जो आज का क्वेश्चन है, एटियोलॉजी चैप्टर है, मानव के शरीर में होने वाले रोग और रोग से संदर्भित। पहला क्वेश्चन आपके लिए, वह कौन सी बीमारी है, वह कौन सी बीमारी है जिससे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास होता है? दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन टुडे। वह कौन सा ऐसा बीमारी है जो मनुष्य के शरीर में यदि एक बार हो जाए तो उससे मनुष्य के शरीर में इम्यून सिस्टम का विकास होता है? आंसर है चेचक। क्योंकि चेचक बहुत कम आदमी को दोबारा होता, ध्यान दीजिएगा। बचपन में एक बार चेचक हो गया तो दोबारा चेचक उसी को होगा जिसका इम्यून सिस्टम बहुत कमजोर। और अभी भी जैसे कोरोना वायरस में भी यही कहा जा रहा है कि एक बार कोरोना हो गया किसी को तो दोबारा होने का चांसेस कम रहता है, कि कोरोना से लड़ने का उसमें जो है कि ये हो जाए। तो पहला प्रश्न हो गया। आइए दूसरा प्रश्न, ध्यान से सुनिएगा। वह कौन सी बीमारी है जिससे ग्रसित व्यक्ति के शरीर में स्प्लीन की मात्रा बढ़ जाती है? वह कौन सी ऐसी बीमारी है जिससे पीड़ित व्यक्ति के शरीर में प्लीहा, जिसको तिल्ली कहते हैं, इंग्लिश में स्प्लीन कहते हैं, इसे लाल रक्तकण का कब्रगाह कहते हैं, कि मात्रा बढ़ जाती है? वह कौन सी ऐसी बीमारी है जिससे ग्रसित व्यक्ति के शरीर में प्लीहा की मात्रा बढ़ जाती है? तो उसका आंसर है मलेरिया। मलेरिया अगर किसी व्यक्ति को होता है, बेसिकली मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआस होता है, जो मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है। जैसे मादा एनोफिलीज आपके शरीर में अपना लार्वा प्रवेश करवा देता है तो आपको जाड़ा देकर के बुखार आता है। तो जाड़ा देकर के बुखार आएगा तो समझिए आपको मलेरिया है। तो इसके लिए क्या करवाइएगा? इसके लिए आपको क्लोरोक्विन दवा लेना होगा। वही क्लोरोक्विन है जो अभी कोरोना में सबको डॉक्टर लिखा रहा है, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, जो सिनकोना पेड़ की छाल से प्राप्त होता है, कुनैन। वही कुनैन अचूक दवा है मलेरिया का। तो ये मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है, और यदि किसी व्यक्ति को ये हो जाता है तो क्या होता है? उसके शरीर में स्प्लीन की मात्रा बढ़ जाती है। स्प्लीन को विभिन्न नामों से जाना जाता है, इसे हम प्लीहा कहते हैं, इसे तिल्ली कहते हैं, और इसे लाल रक्तकण का कब्रगाह कहते हैं, क्योंकि 130 दिन के बाद लाल रक्तकण यहाँ पहुंच के वो डेड हो जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 आप सुन रहे हैं?
क्वेश्चन नंबर 3 है, वह कौन सी बीमारी है जिससे शरीर में इम्यून सिस्टम का ह्रास होता है? वह कौन सी ऐसी बीमारी है जिससे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता का ह्रास होता है? तो अभी हमने बताया एड्स, और आने वाले दिनों में जो अभी बीमारी से हम लोग जूझ रहे हैं, कोरोना, हो सकता है कि इससे भी यही हो, लेकिन अभी एग्जैक्ट क्या है कि इससे कौन सा पार्टिकुलर अंग प्रभावित होगा तो वो अभी देखा जाएगा। तो बहुत सारे सिस्टम एक साथ अभी देख रहे हैं। वैसे अभी तक जो आंसर इसका है कि वह कौन सी बीमारी है जिससे मनुष्य के शरीर में इम्यून सिस्टम का ह्रास होता है? एड्स, एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। एड्स से जुड़ा हुआ एक प्रश्न और है कि एड्स का जो वायरस है, HIV वायरस, इसका सबसे पहला बार जो खोज हुआ था उसका नाम क्या था? उसका नाम था HTLV3 वायरस, ह्यूमन टी सेल ल्यूकेमिया वायरस। क्यों? क्योंकि इसमें क्वेश्चन आता है कि यदि किसी व्यक्ति के शरीर में प्रतिरोधक क्षमता का ह्रास होता है तो इसके लिए कौन सी कोशिका नष्ट होती है? तो मानव के शरीर में टी सेल होता है, लिम्फोसाइट, ये नष्ट हो जाता है। ठीक है, लिम्फोसाइट सेल, टी सेल। अगला प्रश्न है, वह कौन सी ऐसी बीमारी है जिसे हंसन डिजीज कहते हैं? फिर से सुनिए, वह कौन सी ऐसी बीमारी है जिसे हंसन डिजीज कहते हैं? तो मैंने अभी बताया था, लेप्रोसी। इसका आंसर क्या है? लेप्रोसी यानी कुष्ठ। क्यों? क्योंकि कुष्ठ के बैक्टीरिया का खोज जो है माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री, यू नो गाइज, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री से कुष्ठ नामक बीमारी होती है। या जो बैक्टीरिया होता है संक्रमित व्यक्ति के साथ रहने, लगातार संपर्क में रहने, उसके छींकने, उसके बलगम से फैलता है। इसका मौलिक लक्षण है कि शरीर में पहले कहीं भी सफेद चकत्ते के दाग हो गए, अगर मान लिया उसमें आप सुई चुभाते हैं, चुट्टी काटते हैं, तो अगर उसमें उत्तेजनशीलता महसूस होता है तो समझिए वो माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री नहीं है। अगर चुट्टी काटने से उसमें शून्य नजर आता है, दैट सिम्पटम फर्स्ट ऑफ ऑल डायग्नोस माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री। आप जाके इसका इलाज करवाइए, MDT खाइए, कुष्ठ भगाइए। अगला प्रश्न, वह कौन सी ऐसी बीमारी है जिससे लॉकजा अथवा धनुष टंकार भी कहते हैं? यानी वह कौन सी ऐसी बीमारी है जिसमें व्यक्ति का जबड़ा जाम हो जाता है और शरीर धनुष के आकार का हो जाता है? टिटनेस, यानी यदि किसी व्यक्ति को जंक लगा हुआ लोहा, काटी, घोड़े के लीद के संपर्क में आए तो आप माइक्रोबैक्टीरियम टिटाइनी, बैसिलस टिटाइनी जिसको कहते हैं, बैसिलस टिटाइनी के संपर्क में आते हैं, आपको जोड़ों में दर्द होता है, बुखार आता है, आपका जबड़ा नहीं खुलेगा, दम घोटने में दिक्कत होगी और आपका शरीर का सारा पार्ट्स जो है कि ज्वाइंट एकदम अकड़ जाएगा, धनुष के समान के हो जाएगा। इसलिए इसे लॉकजा और धनुष टंकार कहते हैं। सही आंसर क्या होगा? टिटेनस। किससे होता है? बैसिलस टिटेनी से। अगला प्रश्न सुनिए मेरा, वह कौन सी बीमारी है जिससे पीड़ित व्यक्ति के शरीर में बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है? अभी तुरंत बताए हैं, वह कौन सी बीमारी है जिससे पीड़ित व्यक्ति के शरीर में बिलिरुबिन या एक प्रकार का बाइल पिगमेंट है? जॉन्डिस। जॉन्डिस होगा तो क्या होगा? कैसे पता चलेगा? SGPT से पता चलेगा। SGPT करवाइएगा तो क्या होगा? आपके शरीर में बाइल पिगमेंट जो बिलिरुबिन है उसका कितना संख्या है वो पता चल जाएगा। तो जॉन्डिस में क्या होता है? बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है। राइट। वह कौन सी ऐसी बीमारी है जिसको व्यक्ति को पानी से डर लगता है और कभी कभी बोलने पर उसका आवाज कुत्ते की तरह हो जाता है? जी हाँ, हाइड्रोफोबिया। और बेसिकली होता क्यों है कि अगर कुत्ता काटा, आप इलाज नहीं करवाइएगा, आप लापरवाही में छोड़ दीजिएगा तो 2-4 साल के बाद जो है कि आपको नर्वस सिस्टम डैमेज होगा इसमें और आप गंभीर बीमार का शिकार हो सकते हैं और पानी से हमेशा आपको भय लगेगा, हाइड्रोफोबिया। अगला प्रश्न बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। किस बीमारी में व्यक्ति के शरीर में WBC की संख्या अप्रत्याशित रूप से बढ़ जाती है? वह कौन सा ऐसा बीमारी है
जिसमें व्यक्ति के शरीर में व्हाइट ब्लड कार्पोसेल्स यानी श्वेत रक्त कण की संख्या अप्रत्याशित रूप से बढ़ जाती है। आप सोचिए, आंसर होगा ल्यूकेमिया, ब्लड कैंसर। ल्यूकेमिया एक ऐसी बीमारी है जिसको ब्लड कैंसर कहते हैं। इसमें होता क्या है कि मानव के शरीर में लाल रक्त की संख्या घट जाती है और डब्ल्यूबीसी की संख्या बढ़ जाती है। तो डब्ल्यूबीसी क्या कहता है, आरबीसी को खाना शुरू कर देता है, जिससे बॉडी का पूरा ब्लड जो है कि संदूषित हो जाता है, पॉल्यूटेड हो जाता है, जिससे हम लोग ब्लड कैंसर कहते हैं और भाषिक में इसको क्या कहते हैं, ल्यूकेमिया कहते हैं। जी हाँ, अगला प्रश्न जो है आप ध्यान से सुनिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, मजेदार है। वह कौन सी बीमारी है जिससे पीड़ित व्यक्ति के मूड का पता नहीं चलता, अचानक रोने लगता है, अचानक हंसने लगता है और अचानक जो है कि बहुत जोर से भड़क जाता है। वह कौन सी ऐसी बीमारी है जिससे व्यक्ति के मूड का पता नहीं चलता कि आदमी कैसा ही आदमी है यार, अभी गए तो देखे ठीक से बातें किया, अभी गए तो एकदम गाली गलौज कर दिया। यानी वह व्यक्ति जिसके मूड का पता नहीं चलता, अचानक मारेगा, हंसेगा, अचानक रोएगा और कभी कभी अचानक जो है कि मूड एकदम एग्रेसिव हो जाएगा। कहता है कि ऐसे व्यक्ति जो है कि एक बॉडी लाइन से दिक्कत है, इसको नाम है बीपीडी, इसका नाम है बॉर्डर लाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर। ध्यान दिए, वह व्यक्ति क्या कहता है ना यार कि बीपीडी है, एकरा छोड़ दे, हैं? उसका नाम है बीपीडी, बॉर्डर लाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर। तो ऐसे आदमी बहुत खतरनाक होते हैं, ऐसे आदमी से बच कर रहिएगा, बीपीडी वाला से, ठीक है, बॉर्डर लाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर। ठीक है जी। अब अगला प्रश्न सुनिएगा, मजा आ रहा होगा आपको। वह कौन सा रोग है जिसे हड्डी तोड़ बुखार कहते हैं? यानी दिस इज द निक नेम, अभी मैंने बताया टाइफाइड। टाइफाइड जो होता है बेसिकली यह 1 सप्ताह से लेकर के 3 सप्ताह तक रहता है और इसे 3 सप्ताह में शरीर टूट जाता है, इसलिए इसे हड्डी तोड़ बुखार कहते हैं और गांव घर में इसे मियादी बुखार कहते हैं ना। साल्मोनेला टाइफोसा नामक बैक्टीरिया से यह होता है। साल्मोनेला टाइफोसा नामक बैक्टीरिया होने वाला एक ऐसी बीमारी है जो कॉमन कोल्ड से थोड़ा इस तरह होता है, टाइफाइड। इसके लिए बिडाल टेस्ट आप करवाइएगा, पता चलेगा। तो अगला प्रश्न सुनिएगा, बुचेरिया बैंक्राफ्टी एवं लोआ लोआ, बुचेरिया बैंक्राफ्टी एवं लोआ लोआ नीमाटोड से कौन सी बीमारी होती है? बुचेरिया बैंक्राफ्टी एवं लोआ लोआ नीमाटोड से कौन सी बीमारी होती है? उस बीमारी का नाम है फाइलेरिया, जिसको हाथी पांव कहते हैं। किसी किसी व्यक्ति का देखेंगे पांव एकदम हाथी के पैर के टाइप का फूल जाता है, एकदम फिल पांव, हाथी पांव, उसको क्या कहते हैं? फाइलेरिया। ये बेसिकली बुचेरिया बैंक्राफ्टी और लोआ लोआ के कृमि से फैलता है, ये होता है। अगला प्रश्न, वह कौन सी ऐसी बीमारी है जिससे व्यक्ति के शरीर में डिहाइड्रेशन हो जाता है, निर्जलीकरण हो जाता है? तो इसका आंसर है डायरिया। डायरिया जिसको हैजा कहते हैं, इंग्लिश में इसको कोलरा कहते हैं, और यह विब्रियो कोलेरी नामक बैक्टीरिया से होता है बंधु। यह घरेलू मक्खी के माध्यम से फैलता है। यह बैक्टीरिया से होने वाला एक कॉमन बीमारी है, उस बैक्टीरिया का नाम है विब्रियो कोलेरी। यह विब्रियो कोलेरी घरेलू मक्खी के पंख में सट जाता है। जब वह मक्खी किसी भी गंदे पदार्थ में बैठता है और वह पुनः आपके खाने पीने के सामान में आके बैठता है तो वह विब्रियो कोलेरी छोड़ देता है। जैसे ही आप संदूषित पानी, संदूषित खाना के आप संपर्क में आते हैं तो आपके शरीर में विब्रियो कोलेरी पहुंचता है और आपको क्या होता है कि वोमिटिंग के साथ साथ लूज मोशन होता है। एक साथ 10-15 डिसेंट्री आपको होते हैं, शरीर से सारा पानी आपका निकल जाता है और आपको ऑक्सीजन चढ़ाने की आवश्यकता होती है। तो ये बड़ा खतरनाक बीमारी होती है। अभी के समय में यही बीमारी फैलता है बरसात में ना। इसका तुरंत इलाज क्या है? घर में तुरंत ओआरएस का घोल दीजिए, डॉक्टर के यहाँ जाइए, वोमिटिंग रोकने के लिए इंजेक्शन देगा, साथ ही साथ आपको जो है कि प्योरिटी के साथ स्पेशल केयर की जो आवश्यकता पड़ेगी। तो ये जी हमने आपसे पूछा अभी डायरिया के बारे में, विब्रियो कोलेरी। ठीक है, अगला प्रश्न है
कि डेंगू जो बीमारी होती है किस मच्छर के काटने से होता है, तो उसके मच्छर का नाम है ईडिस इजिप्टी। एडिस एजिप्टी मच्छर के काटने से डेंगू होता है। यदि डेंगू अगर किसी को होगा तो उसके शरीर में क्या प्रभावित होगा, ब्लड प्लेटलेट्स की संख्या बहुत घट जाती है। अगला प्रश्न, वह कौन सा ऐसा बीमारी है जो चूहे के माध्यम से फैलता है? बहुत पुराना प्रश्न है, आपको बार बार बता चुके हैं। इस बीमारी का नाम है प्लेग, और हमारे हिंदुस्तान में यह बार बार महामारी की तरह आता है। हिंदुस्तान के सूरत, बड़ौदा, अहमदाबाद शहरों को चपेट में ले चुका है। यह पेस्चुरेला पेस्टिस नामक बैक्टीरिया से फैलता है। यह पेस्चुरेला पेस्टिस नामक बैक्टीरिया से फैलता है। यह पेस्चुरेला पेस्टिस चूहे के पिस्सुओं में पाया जाता है। चूहे के शरीर पर जो बाल होते हैं उसके अंदर में यह पाया जाता है। जैसे ही ये चूहा इंसान के संपर्क में आता है तो पेस्चुरेला पेस्टिस उस घर में उस व्यक्ति के संपर्क में आएगा तो व्यक्ति को प्लेग का संक्रमण होगा। प्लेग 3 प्रकार का होता है, ब्यूबोनिक प्लेग, निमोनिक प्लेग, सेप्टिसेमिक प्लेग। डिटेल में अपने क्लास में एक बार पढ़ा चुका हूं। अगला मेरा जो क्लास होगा इस चैप्टर को बहुत अच्छे ढंग से हम पढ़ा देंगे। आधा डॉक्टर तो जरूर कम से कम सिस्टम के आधार पर इलाज कर सकते हैं। ब्यूबोनिक प्लेग, निमोनिक प्लेग, सेप्टिसेमिक प्लेग। ब्यूबोनिक प्लेग में क्या होता है, गिल्टी होता है। निमोनिक प्लेग में क्या होता है कि फेफड़े में संक्रमण होता है। सेप्टिसेमिक प्लेग में क्या होता है कि जो गिल्टी होता है वो पक करके कैंसर का रूप हो जाता है। बट हिंदुस्तान में जो अक्सर ये प्लेग का लक्षण देखा गया है न्यूमोनिक प्लेग होता है, राइट। तो ये पेस्चुरेला पेस्टिस चूहे के माध्यम से फैलने वाला एक गंभीर बीमारी है जो महामारी की तरह आता है। हिंदुस्तान में कई बार ये अपना प्रभाव दिखा चुका है। तो इसी तरह का जैसे अभी कोरोना दिखा रहा है पूरे वर्ल्ड में, तो ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके लिए, ध्यानपूर्वक सुनिएगा बंधु। वह कौन सा ऐसा बीमारी है जिससे पीड़ित व्यक्ति का स्मरण शक्ति गायब हो जाता है? फिर से अगेन आई रिपीट द क्वेश्चन, वह कौन सा ऐसा बीमारी है जिससे पीड़ित व्यक्ति के शरीर का मेमोरी गायब हो जाता है? अमेरिका के राष्ट्रपति को यह बीमारी हुआ है, किसी को अल्जाइमर्स। इसका आंसर क्या होगा, अल्जाइमर्स, जिसमें ब्रेन डेथ हो जाता है, मेमोरी गायब हो जाती है जी। अगला प्रश्न, पार्किंसन नामक बीमारी से कौन सा अंग प्रभावित होगा? इसका सही आंसर है मस्तिष्क। इसमें क्या होता है कि व्यक्ति का देखते हैं कि हाथ कपता है, ब्रेन काम बहुत भी लास्ट में ऐसा होता है कि उसका ब्रेन काम करना बंद होता है। बहुत सारे लक्षण इसके हैं पार्किंसन, राइट। कहा जाता है कि विश्व प्रसिद्ध मुक्केबाज मोहम्मद अली कौन था, उसको पार्किंसन नामक बीमारी थी। यस, अब 2-3 प्रश्न और हम आपसे पूछेंगे, वो है जो हम बताते हैं आपको। किस बीमारी में हड्डियों का द्रव्यमान कम होने लगता है एवं हड्डी खोखली हो जाती है? वह कौन सा ऐसा बीमारी है जिसमें हड्डियों का द्रव्यमान कम होने लगता है, हड्डी खोखली हो जाती है और हल्के से चोट लगने के बाद हड्डी टूट जाती है? उस बीमारी का नाम क्या है बंधु? क्या नाम है बंधु? ऑस्टियोपोरोसिस। क्या नाम है उसका? ऑस्टियोपोरोसिस। यस। अगला प्रश्न बहुत ही इंटेलिजेंट प्रश्न है। किस बीमारी में जो पीड़ित होता है वह बालक अपनी वास्तविक उम्र से कई गुना ज्यादा दिखता है, और इस पर एक फिल्म भी बनाई गई है। वह कौन सा ऐसा बीमारी है जिससे पीड़ित व्यक्ति अपने उम्र से कई गुना ज्यादा दिखता है? उस बीमारी का नाम है प्रिजोरिया सिंड्रोम। उस बीमारी का नाम है प्रिजोरिया सिंड्रोम। फिल्म पा में दिखाया गया था, अभिषेक बच्चन शायद उसमें था। प्रिजोरिया सिंड्रोम, उम्र है 14 साल का और दिखेगा 55 साल का। यह बीमारी का नाम क्या है? प्रिजोरिया सिंड्रोम। अगला प्रश्न, भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी युवराज सिंह एक विशेष बीमारी से वो फेस कर रहे हैं, अक्सर वो इलाज कराने के लिए बाहर जाते हैं, वो बीमारी का नाम बताइए। उस बीमारी का नाम है सेमिनोमा, एक प्रकार का एक टाइप्स ऑफ कैंसरस सेमिनोमा। भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी युवराज सिंह किस खिलाड़ी से जूझ रहे हैं? सेमिनोमा, उस बीमारी का नाम है युवराज सिंह का। नेक्स्ट अगला प्रश्न है,
ये भी टिपिकल टाइप का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। वह कौन सा बीमारी है जिससे पीड़ित व्यक्ति अपने आप को किसी न किसी काम या विचार से ग्रस्त तथा बंधा हुआ महसूस करता है। अक्सर कोई कोई आदमी को देखे हो कि एकदम खोया हुआ है, ऐसे ऐसे कर रहे हैं तो ऐसे समुद्र के किनारे बैठा हुआ है, छत्ता पर जाके बैठा है, तो कहीं खेत में जाके बैठा है, कभी हंसता नहीं है, एकदम गंभीर टाइप का बीमारी। कोई विचारधारा में ऐसा जुटा हुआ है कि उसी के बारे में हमेशा बात करते रहता है। कोई ऐसा प्रिंसिपल है जिसकी हमेशा बात करता है। तो हम लोग कहते हैं, जो अभी हम बोले थे ना बॉडी लाइन पर, उसका दूसरा रूप है जिसको हम लोग कहते हैं ओबेसिव एंड कंपल्सिव डिसऑर्डर। उस बीमारी का नाम है ओबेसिव एंड कंपल्सिव डिसऑर्डर। यानी वह व्यक्ति किसी खास विचारधारा से ग्रसित होता है, उसी पर हमेशा फोकस करता है और और उससे हमेशा फेस करता है। ओबेसिव एंड कंपल्सिव डिसऑर्डर। अगला प्रश्न, दुधारू पशुओं में प्लेग की भांति महामारी की तरह फैलने वाला बीमारी का नाम क्या है? दुधारू पशुओं में प्लेग की तरह महामारी की तरह फैलने वाला बीमारी का नाम क्या है? रिंडरपेस्ट एक बीमारी है जो गायों में, भैंसों में, गाय, भैंस एवं अन्य जानवर जो दुधारू हैं उसमें एक बीमारी होता है जिसका नाम है रिंडरपेस्ट। निकेल धातु के अत्यधिक सेवन से कौन सा रोग होगा? अगला प्रश्न, निकेल धातु के सेवन से कौन सा रोग होगा? डर्मेटाइटिस। यह त्वचा से संबंधित एक बीमारी है, डर्मेटाइटिस। डर्मेटाइटिस। इसी तरह एक अगला सवाल आता है कि एक सवाल ये आता है कभी कभी, जैसे कि कोई कोई अन्य धातु के सेवन के अत्यधिक सेवन से भी होता है। जैसे इटाई इटाई नामक रोग किस धातु के अत्यधिक सेवन से होता है? कैडमियम। इटाई इटाई नामक बीमारी किस धातु के अत्यधिक सेवन से होता है? कैडमियम। तो हमारे विचार से अभी जो सवाल हमने आपसे पूछा, ये मैं पहले भी कई बार आपसे पूछ चुका हूं। नए छात्रों के लिए उपयोगी बहुत ज्यादा है ना? पुराने छात्र अधिकांश प्रश्न का उत्तर जानते होंगे, लेकिन इसी बहाने आपके मेमोरी को मैंने ताजा किया। अब आज के इस क्लास का सारांश ध्यानपूर्वक सुनिएगा। आज के इस लगभग 1.5 घंटे के सेशन में हमने आपको टच किया। पहला, मानव के शरीर में जो एंजाइम प्रणाली है, जो भोजन को पचाने में महत्वपूर्ण अदा करते हैं, कौन एंजाइम कहाँ से निकलता है, भोजन का पाचन कहाँ कहाँ होता है, किस फेज में होता है, कौन सा एंजाइम किस रूप में परिवर्तित होता है, ये क्वेश्चन आपने बहुत 3 तरीके 4 तरीके मैंने रिपीट करके बताया आपको। दूसरा, मैंने मानव के शरीर से संबंधित विभिन्न प्रकार की बीमारी, उस बीमारी के लिए क्या जो टेस्ट है वो मैंने आपको बताया। और तीसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, वो बीमारी, तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट है वो यह है कि मैंने अभी आपको बताया कि बहुत सारे ऐसे जो क्वेश्चन बनते हैं बीमारी से इंसान के शरीर में, इसी से रिलेटेड में हमने आपसे पूछा। तो आज का ये क्लास आपको कैसा लगा? अभी हम 5 मिनट आपके साथ जुटेंगे। अजीत जी से हम पूछेंगे कि हमारे क्लास का रिप्रेजेंटेशन, क्वेरी कोई कुछ हो विद्यार्थी को। और साइंस में हमारे बच्चे और कौन सा टॉपिक चाहते हैं बायोलॉजी में, वो अभी क्वेरी करेंगे। और मैं आपको फिर से एक बार याद दिला देता हूं, 2 मिनट ठहरेंगे। मैं आपसे फिर याद दिलाना चाहता हूं आपको कि आप कभी भी हताश और निराश नहीं होइए। आने वाला जो आपका साल होगा आपके लिए चमत्कारी साबित होगा। कि आपके लिए अभी 10 परीक्षा का नाम अभी हम आपको गिना रहे हैं, आप लिख लीजिए। पहला बीपीएससी आपको देना है 66वीं, एमवीआई देना है आपको, एएसआई देना है आपको, मेजर सार्जेंट देना है आपको, अमीन की परीक्षा देना है आपको, पंचायत प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी आपको देना है, इंस्पेक्टर रैंकिंग के 2 तरह के बहाली अभी आपको देने हैं। इसके अलावे आपने अगर सीजीएल भरा होगा तो वो देना है, एसएससी इंटर स्तरीय एग्जाम देना है, अभी जो लड़के अभी पीटी परीक्षा दरोगा फाइनल किए हुए हैं उसको मेंस देना है। तो ये लॉट ऑफ वेराइटी ऑफ है। इतना बिहार के बाहर अन्य कहीं भी राज्यों में इतनी परीक्षाएं, वैकेंसीज नहीं रहती है जितना अभी बिहार में। लेकिन आपके साथ प्रॉब्लम क्या है कि आप तुरंत अपने आप को फ्रस्ट्रेट कर लेते हैं, तुरंत अपने आप को अकेला महसूस करने लगते हैं। ये तो विश्वव्यापी संकट है ना कोरोना, ये हमेशा नहीं रहेगा।
2-4 महीने में आप सुनेंगे कि सारा स्थिति नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन आप हमेशा अपना जुड़ाव लगा के रहिए। हम लोग आपके साथ हमेशा जुड़े हुए हैं, जहां तक समय मिल रहा है। कोई आदमी एक सप्ते में सपोज दैट को कोई आदमी 3 दिन पढ़ा रहा है, लेकिन आज मैं 3 दिन का पढ़ा 1 दिन में मैं आपको पढ़ा रहा हूं। मेरे में यही बात है। इसलिए आप हमसे सप्ताह में 1 दिन भी अगर आप पढ़ रहे हैं तो समझ जाइए आप हमसे 3 दिन का क्लास ले रहे हैं, क्योंकि 1 दिन में इतना टॉपिक कवर करना थोड़ा टफ है। फिर भी आई विल ट्राई फॉर माय बेस्ट परफॉर्मेंस। एक बार पुनः आप सभी को थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, आप टेक केयर, है ना, स्टे होम। थैंक यू अजीत जी। कोई सवाल है आपके मन में तो कोई सवाल करें। मिस्टर अजीत कुमार, आपके मन में कोई सवाल है तो आप सवाल कर सकते हैं। हेलो। हाँ बिल्कुल, आवाज आ रही है। आवाज नहीं आ रही है। आप सब माइक को खोलिए, उस माइक को खोलिएगा तब आवाज आएगी। आवाज नहीं आ रहा, देखो तो। माइक को खोलने के बाद आवाज आएगी। माइक को खोल दीजिए, माइक को खोलिए सर, आवाज आएगी। हाँ, किसी छात्र के मन में कोई भी, किसी भी छात्र के मन में कोई सवाल है तो आप सवाल करें। किसी के मन में कोई भी सवाल है तो आप सवाल कर सकते हैं। कैरियर से संबंधित कोई भी सवाल हो। कोई सवाल है तो आप सवाल करिए। बहुत बहुत सभी लोगों का मैं अभी देख रहा हूँ, सभी लोग अभी केवल आभार प्रकट कर रहे हैं। काइंडली कौन से सेल से बना होता है किडनी? किडनी में कौन सा, बेसिकली किडनी ये जो होता है कौन से सेल से बना होता है? किडनी मानव के शरीर में जो हमारे बॉडी का जो पार्ट्स है, बेसिकली वो विभिन्न सेलों का एक गुच्छा होता है। पार्टिकुलर इसका कोई आंसर नहीं हम बता सकते अभी। अगला नेक्स्ट, बीपीएससी के लिए बायो में कौन सा बुक पढ़ना है सर जी? हाँ, तो किताब के बारे में आप लिख लीजिए। किताब के बारे में अभी आपको बता रहे हैं कि आप अभी दृष्टि का साइंस केवल पढ़िए और सिलवंत सिंह का किताब खरीद लीजिए। सिलवंत सिंह का समान विज्ञान और दृष्टि का समान विज्ञान। गुंजन कुमारी बीपीएससी के लिए सिलवंत सिंह एवं दृष्टि। नेक्स्ट नेक्स्ट एनी क्वेरी? कान में कितने हड्डी होते हैं? इस तरह का लेमैन क्वेश्चन आप नहीं पूछिए हमसे। 6 हड्डी होते हैं। क्वेश्चन पूछने के लिए हम आपको नहीं बोले हैं, हम आपको ये बोल रहे हैं कि आपको तैयारी करने में किसी विशेष चीज का अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है उसके बारे में पूछिए। क्वेश्चन पूछने के लिए वर्चुअल क्लास हम थोड़ा बताएंगे आपको। नेक्स्ट क्लास कब होगा ये अभी हम बताएंगे अजीत को, रोहित कुमार जी। अभी हम नहीं बता सकते हैं, समय प्रबंधन के हिसाब से हम आपको बताएंगे। नेक्स्ट एनीबॉडी एल्स? नेक्स्ट, हाउ टू मेक योर करियर, एनी प्रॉब्लम? चलिए, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सभी लोगों का आभार। थैंक यू अजीत जी। सब लोगों को बोल दीजिए। एसएससी के लिए कौन सा बुक बेटर होगा? देखिए, ऐसा है कि बिहार का जो एसएससी है, जिन्होंने पीटी परीक्षा पास किए हुए हैं, पीटी के बाद जिसको मेंस देना है, तो मेंस में मैथ रीजनिंग भी है। मैथ रीजनिंग के लिए जो किताब आप बना रहे होंगे, सेठ आर.एस. अग्रवाल, एम तारा, गुलाटी, सतदेव आर्य, वो बहुत सारी बुक है, लेकिन किसी एक किताब के बारे में है तो अभी आप जीएस के लिए है तो कोई एक सेट प्रैक्टिस डेली कीजिए और दृष्टि का 2-3 किताब खरीद लीजिए। सर आपका क्लास वीक में 2 बार होना चाहिए। चलिए प्रयास करेंगे। थैंक यू, प्रयास करेंगे 2 बार दिन। रोहित कुमार जी, बिहार इसी के लिए कौन सा बुक पढ़े? बिहार के लिए, बिहार स्पेशल के लिए आप जो है कि किसी भी एक प्रकाशन का, सुमित्रा प्रकाशन का किताब आता है आप उसको पढ़ सकते हैं, नीरज प्रकाशन का किताब आता है आप पढ़ सकते हैं। नहीं कुछ मिले तो आप जो है इम्तियाज अहमद बिहार विशेषांक या क्रॉनिकल बिहार विशेषांक का पढ़ लीजिए। बीपीएससी का मेन का तैयारी कैसे करें? जैसे यह टफ सवाल है,
बीपीएससी के मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए 2 मिनट में नहीं होगा। बीपीएससी के मुख्य परीक्षा के लिए आपको हम एक दिन स्पेशल क्लास लेंगे, सभी लोगों को जोड़ेंगे, इकोनॉमिक्स का क्लास, ठीक है। नेक्स्ट क्लास इकोनॉमिक्स का ही हम रखेंगे। थैंक यू रकीब जी। चलो सर, बीपीएससी मेंस में बॉटनी सिलेक्शन कैसा रख सकता है? देखिए, विषयों का चयन ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, विषय कोई भी खराब नहीं होता है। बीपीएससी मेंस में वही पेपर रखें जिस पर आपका पहले से कोई पकड़ हो या आपके रुचि का विषय हो। कोई भी विषय रख सकते हैं, आपको देखना चाहिए कि आप उसमें रुचि कितना रखते हैं। नेक्स्ट, एनी क्वेरी? किसी भी तरह का कोई सवाल हो? चलो ठीक है, थैंक यू सुभाष चंद्रा जी। मैं समझता हूं सभी लोगों ने अपने क्वेरी को रखा होगा और अगले क्लास में हम इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे और चुनिंदा टॉपिक को, रामान जी साइंस का ही क्लास लिया जाए सर, पूरे अच्छे से क्लियर करते हैं आप। चलिए, मैं आपका आभार प्रकट करता हूं कि मुझे इस लायक आप समझ रहे हैं। मैं इसलिए अभी साइंस का लगातार क्लास ले रहा हूं क्योंकि अभी देख रहे हैं कि बहुत बिहार में जो परीक्षाएं अभी हो रही है, मैंने जो परीक्षाओं का भी नाम हुआ है, तो बिहार में अब हिस्ट्री मेरी आवाज आ रही है सभी को? अगर आ रही है तो ठीक है। थैंक यू सर। थैंक यू मोस्ट वेलकम। थैंक यू सर, वो क्लास बहुत अच्छा रहा सर। 100 से ज्यादा लड़का लगातार आपकी क्लास में रहे, दोनों चैनल पे लाइव हो रहा था। और सभी छात्रों को बता दें कि आप क्लास जो भी कर रहे हैं, चाहे वे किन्हीं भी शिक्षक का आप कर रहे हैं, तो आप अटेंडेंस जरूर बनाएंगे। अटेंडेंस जो है वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जहाँ पे हेडलाइन होता है क्लास कौन से टॉपिक पे लिया जाएगा, उसके नीचे एक लिंक रहता है URL जिसको कहते हैं यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। उस लिंक पे आप क्लिक कीजिएगा, आपका नाम पूछा जाएगा, आपके पिताजी का नाम क्या है, आप किस पाठशाला से है, पुलिस पाठशाला भागलपुर, सामुदायिक पाठशाला नवादा या पुलिस पाठशाला मुजफ्फरपुर या कहीं अन्य से आप जुड़े हैं, तो आप उस फॉर्म को जरूर भरेंगे। फॉर्म को भरने के बाद आपको अटेंडेंस कोड मांगा जाएगा कि आप अटेंडेंस कोड को डालिए। तो आज का जो अटेंडेंस कोड है, चंद्रवंशी सर के क्लास का जो अटेंडेंस कोड है वो है 4565। सभी छात्र अटेंडेंस बनाएंगे और सभी छात्र ऑनलाइन क्लास करेंगे। लगातार छात्र ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, तो यह पता नहीं चल रहा है कि कौन छात्र ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। तो कृपया आप सभी जो भी ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं अटेंडेंस कोड अपना किसी को नहीं बताएंगे, या अटेंडेंस कोड आपका खुद का है, किसी को नहीं बताएंगे। और एक ही बार अटेंडेंस कोड, एक ही बार एक क्लास में, प्रत्येक क्लास में आपका अटेंडेंस होगा। और आपको क्लास के कभी भी बीच में भी दे सकते हैं, लास्ट में भी हम अटेंडेंस कोड दे सकते हैं, कभी भी आपको अटेंडेंस कोड दिया जा सकता है। इसलिए ऐसा नहीं है कि मैं लास्ट में ही आपको अटेंडेंस कोड दूंगा, आप लास्ट में क्लास को ज्वाइन कर रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। मैं पहले भी हो सकता है क्लास के बीच में ही आपको अटेंडेंस कोड दे दूं। तो यह आपको करना है कि आप लगातार प्रत्येक दिन क्लास को करें, अपने दोस्तों को जोड़ें। और विशेष तौर पर मैं आपको बता दूं कि क्लास अटेंडेंस बनाइए, लिंक दिया हुआ है, आपको 5 मिनट के बाद आकर के बना लीजिएगा, ठीक है। ओके, पुनः हम मिलेंगे 7:30 बजे। 7:30 बजे आप सभी का BSF के कमांडेंट चंदन सर, जो कि असम से ऑनलाइन क्लास लेंगे, असम से लेंगे, असम से ऑनलाइन क्लास लेंगे वो आप सभी का सामुदायिक पाठशाला नवादा में के इस ऑनलाइन पोर्टल पर। ओके, थैंक यू ऑल, जरूर क्लास बनाएं, आप अपना अटेंडेंस को बनाएंगे। थैंक यू ऑल।